देखो आज हम करेंगे सीपीयू 2022 के 53 क्वेश्चन हैं इसमें। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे तुम्हारे सीजीएल प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए। क्योंकि देखो प्रीवियस ईयर का इंपॉर्टेंस तो तुम्हें पता ही है, क्योंकि प्रीवियस ईयर हमेशा रिपीट होते हैं। जैसे मैंने ये इसमें से बहुत सारे ट्रिव्यू सवाल मैं दिखाऊंगा जो कि मैंने तुम्हें पहले पढ़ाए हैं और वो एग्जैक्टली सेम टू सेम रिपीट हुए हैं। और सिर्फ ट्रिवो ही नहीं बल्कि सीआई के भी कुछ सवाल जो मैंने अभी लेटेस्ट में ही करवाए हैं तुम्हें 10 से 15 दिन पहले, और वो सवाल भी तुम्हें देखने को मिलेंगे उसमें। तो प्रीवियस ईयर का इंपॉर्टेंस तो हमेशा से ही है। तो चलो देखते हैं, शुरुआत करते हैं और एक एक सवाल करके हम 53 सवाल आज करेंगे और इससे जो तुम्हें लर्निंग मिलेगा उसको अप्लाई करने की कोशिश करना। देखो पहला सवाल क्या बोल रहा है। देखो बोल रहा है द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 1,25,000 इफ द एनुअल बर्थ रेट इज 12.7% एंड द एनुअल डेथ रेट इज 2.7%, हाउ मच विल द पॉपुलेशन इंक्रीज आफ्टर 3 years। देखो मैं पहले हिंदी कर देता हूँ। बोल रहा है कि पॉपुलेशन जो है एक टाउन का 1,25,000 था। अब बोल रहा है कि एनुअल बर्थ रेट जो है उसका मतलब हर साल वो 12.7% से उसका पॉपुलेशन ग्रो करता है, और उसी साल उसका जो डेथ रेट है 2.7%, मतलब जितना जिस बेस पर 12.7% का ग्रो होता है पॉपुलेशन, उसी बेस पर 2.7% का डेथ भी हो जाता है उसी पॉपुलेशन का। तो बोल रहा है कि हाउ मच पॉपुलेशन इंक्रीज आफ्टर 3 years। तो 3 सालों के बाद तुम्हें पॉपुलेशन बताना है कितना होगा। तो देखो इसमें मतलब इसका क्रक्स क्या है ना कि इस पे जो बेस है, जो बेस है तुम्हारा वो है 1,25,000। ठीक है, यही बेस है और इस पे ही 12.7% का गेन हो रहा है और 12.2.7% का लॉस हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, एक साल में जो एग्जैक्टली ओवरऑल परसेंटेज चेंज बनेगा वो 10% बनेगा। क्योंकि दोनों का बेस सेम है, बेस सेम है तो हम परसेंटेज को माइनस और प्लस कर सकते हैं। तो यहाँ प्लस में हो रहा था, यहाँ माइनस में हो रहा था, हम दोनों को कर देते हैं माइनस। तो माइनस करोगे तो 10% मिलेगा एक साल के लिए। 3 साल की बात करोगे तो 10% का सक्सेसिव लगेगा। अब इस सक्सेसिव क्यों लगेगा, क्योंकि देखना जब एक साल के बाद ये खत्म होगा तो एक साल में 10% से इंक्रीज होगा ये वैल्यू। ठीक है, इसको अगर मैं 10% से इंक्रीज करना है तो क्या करना पड़ेगा, 1,25,000 है, इसको 1.1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब देखना अगले अगले साल के लिए बेस ये बन जाएगा, इस पे 10% का ग्रोथ होगा, तो इस पे भी 10% ग्रोथ के लिए 1.1 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बेसिकली ओवरऑल तुम्हें 3 बार सक्सेसिव लगाना पड़ेगा 10% का, और ये वैल्यू बन जाएगा एग्जैक्टली टोटल हो जाएगा 33.1%। अब देख लो 33.1% कौन है, 3 सालों में इतना ही ग्रोथ मिलने वाला है। निकालो इसका 30% निकालते हैं, 30% निकालोगे तो 37,500 बनेगा। इतना जल्दी क्यों हो गया, क्योंकि 125 इंटू 3 375 होता है। फिर 3% निकालोगे तो 3750 बनेगा। 0.1% ये हो जाएगा तुम्हारा, 0.1% देखना यहाँ से 125 बन जाएगा, ये 125 हो जाएगा। ऐड कर लेते हैं टोटल, देखो कितना बन रहा है, 5 7 8 3 1 1 4 41375 41375, ये हो गया तुम्हारा आंसर। ठीक है, आसान सा सवाल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। चलो अगला देखते हैं। देखो बोल रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ इतना। देखो ये वैल्यू देखते ही मैं आंसर सीधे मार्क करूंगा। क्यों, देखो मैंने पढ़ाए हुए हैं, अगर तुम्हें याद हो तो मैंने क्या बताया हुआ कि 1 माइनस साइन थीटा रूट ओवर में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, ये वैल्यू क्या होता है, ये वैल्यू होता है तुम्हारा सेक थीटा माइनस टेन थीटा के बराबर। तो यही चीज लिखा हुआ है, 1 माइनस साइन थीटा, थीटा की जगह क्या है 45 डिग्री, तो यहाँ भी थीटा की जगह क्या होगा 45 डिग्री। देखो सेक थीटा माइनस टेन थीटा यही दिया हुआ है। और यही नहीं, मैंने तुम्हें और भी बताए हुए हैं कि अगर ये वैल्यू 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा होता है तो ये क्या होता है, ये होता है सेक थीटा प्लस टेन थीटा के बराबर। और यही नहीं, इसके अलावा भी है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा होता है, तो ये वैल्यू क्या होता है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा के बराबर। फिर अगर इसमें इसको ऐसे लिख दूं 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये वैल्यू हो जाता है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा के बराबर। फिर देखना इसमें और भी चेंजेस किया जा सकता है, जैसे इसको कल को ना इसमें साइन थीटा की जगह पे कॉसेक थीटा लिख देता है, 1 अपॉन साइन थीटा लिख देगा, तो ये वैल्यू बदल जाएगा तुम्हारा। देखना कॉसेक थीटा माइनस 1 अपॉन कॉसेक थीटा प्लस 1 के बराबर। ये रूट रूट दोनों में है, इसको ऐसे रूट लिखना, और ये भी वैल्यू तुम्हारा किसके बराबर होगा, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा के बराबर ही होगा। ठीक है, तो ये चेंजेस करके दिया जा सकता है, अगर एक बार थोड़ा सा समझ लोगे तो ये, और अगर याद कर लोगे तो क्विकली बन जाते हैं। जैसे इस केस में मैंने देखा 2 सेकंड में इसको मार्क कर दिया, ज्यादा समय इसमें नहीं देना। चलो आगे देखते हैं। देखो बोल रहा है एज शोन इन द एबव फिगर गिवन फिगर इनसाइड द लार्ज सेमी सर्कल 3 semicircles with equal radii are drawn so that their diameter all sit on the large semicircle diameter. What is the ratio between the red and the blue areas? देखो बेसिकली ये वाला जो एरिया है ब्लू वाला और ये जो रेड वाला है, तीनों को मिला करके इन दोनों के बीच का रेशियो बताना है। तो देखो ब्लू वाला का एरिया निकलेगा कैसे,
ब्लू वाला का एरिया तब निकलेगा जब हम जो ब्लू वाले का रेडियस है, इस वाले सर्कल, ब्लू वाले सर्कल जो है, इसका अगर मैं पूरा एरिया लिख दूं बाई 2 कर दूं और इन तीनों का एरिया मैं इसमें माइनस कर दूं, तो ये वाला ब्लू वाला एरिया मुझे मिल जाएगा। और रेड वाला का तो अगर रेशियो पता रहेगा तो मैं निकाल ही लूंगा। तो देखो करते हैं, कोशिश करते हैं निकालने की कैसे होगा। देखो तो पहली चीज जो मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ वो क्या है, हमें लार्ज वाले सर्कल का और जो स्मॉलर सर्कल है उनका मैं रेशियो लिखना चाहता हूँ, साइड का रेशियो। बेसिकली अगर मुझे रेडियस का रेशियो मालूम होगा तभी मैं कुछ आगे कर पाऊंगा, रिलेशन निकाल पाऊंगा उन दोनों के बीच। तो देखो अगर ध्यान से देखोगे तो इसमें 3 सर्कल आ रहे हैं और ये एक सर्कल है। इसका मतलब अगर मैं लार्ज वाला सर्कल और स्मॉल वाला सर्कल का अगर मैं डायमीटर का रेशियो लिखना चाहता हूँ, यहाँ पे तुम देख सकते हो कि ये 3:1 का है। क्यों? क्योंकि इसके 3 डायमीटर इसमें समा जा रहे हैं और इसका एक डायमीटर है। यहाँ से यहाँ तक इस वाले सर्कल का एक डायमीटर और इस वाले सर्कल का 3 डायमीटर, दोनों का वैल्यू बराबर है। तो डायमीटर का रेशियो 3:1, इसका मतलब क्या हो गया, रेडियस का रेशियो भी 3:1 ही होगा। ठीक है, क्योंकि अगर इसको रेडियस और डायमीटर का अगर रेशियो 3:1 है तो उसको बाई टू दोनों तरफ करोगे तो रेडियस का भी रेशियो 3:1 ही निकल के आएगा। ठीक है, अब देखो रेडियस का रेशियो जब मैं मुझे मालूम है तो मैं एरिया का रेशियो लिखना चाहता हूँ, एरिया रेशियो ऑफ लार्ज इज टू स्मॉलर वन। तो देखना अब एरिया के लिए क्या करना पड़ेगा, बस मुझे स्क्वायर करना है। तो ये रेशियो कितना बनेगा, 9:1 का। इसका मतलब जो लार्ज वाला जो सर्कल है और जो स्मॉल वाला सर्कल है उन दोनों के बीच का जो एरिया रेशियो बनेगा वो 9:1 का बनेगा। अब देखना यहां से मैं क्या करना चाहता हूं, देखो ये पूरा सर्कल नहीं है। ठीक है, बड़ा वाला सर्कल की अगर मैं बात करता हूं, मैं अभी रेड और तुम्हारा ब्लू सरफेस पे नहीं आ रहा हूँ, उसका एरिया पे नहीं आ रहा हूँ, मैं बस बोल रहा हूँ बड़ा वाला सर्कल का एरिया की बात करते हैं। तो बड़ा वाला सर्कल का एरिया यहाँ पे सेमी सर्कल दिया हुआ है। तो सेमी सर्कल का एरिया कितना होगा, देखना पूरा एरिया 9 था तो इसको मैं आधा करता हूं तो 4.5 बनेगा। अब ये क्या हो चुका है तुम्हारा, ये सेमी सर्कल का एरिया लिखा हुआ। और सिमिलरली एक रेड वाले सेमी सर्कल का एरिया मैं लिखना चाहता हूं। एक सर्कल का एरिया मुझे पता है 1 होगा रेड वाले का, अब मैं सेमी सर्कल का अगर एरिया लिखना चाहता हूं तो 0.5 निकल के आएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो ये वैल्यू कितना है, रेड वाला 3 है, तो मैं क्या लिख रहा हूं इसको 4.5:3 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा 0.3 तो ये बन जाएगा 1.5। अब देखना ये एग्जैक्टली है क्या, ये है तुम्हारा टोटल रेड सरफेस एरिया। रेड सरफेस एरिया ये है तुम्हारा, रेड वाला जो एरिया है, रेड एरिया मुझे बोलना चाहिए, सरफेस एरिया मैं नहीं बोल सकता, रेड एरिया में बोलूंगा। टोटल रेड एरिया इतना है और ये कितना है, ये है तुम्हारा सेमी सर्कल का, पूरा सेमी सर्कल का। अब मैं ब्लू वाला लिखना चाहता हूं। ओके, ये देखना पूरा सेमी सर्कल का एरिया है, बड़ा वाला सेमी सर्कल का एरिया। लेकिन जब मैं ब्लू वाला लिखना चाहता हूं तो वो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पूरे सेमी सर्कल, अभी देखना ये 4.5 इतना है। ठीक है, 4.5 इतना है, 4.5 इतना है तुम्हारा यहां से यहां तक का। तो 4.5 में से मैं रेड वाला अगर माइनस कर दूं 1.5 तो ये मुझे क्या मिल जाएगा, ब्लू सरफेस। जितना भी तुम्हें ब्लू सरफेस ये दिख रहा है ना, ब्लू टोटल जितना भी ब्लू दिख रहा है वो कितना है एग्जैक्टली, वो 3 है। और टोटल रेड हमने कितना निकाला था, 1.5। अब मुझे रेशियो किसका चाहिए, रेड एंड ब्लू का चाहिए। तो रेड का 1.5, ब्लू का 3, तो मैं अगर रेशियो निकालूं तो ये बन जाएगा 1:2 का। यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। हमने क्या किया, हमने किया क्या कि पहले मैंने इसका रेडियस का रेशियो निकाला, रेडियस का रेशियो मुझे मिला 1:3 का। रेडियस का रेशियो, ये इसका रेडियस का रेशियो और बड़े वाले का, तो फिर मैंने उसका एरिया का रेशियो निकाला, वो आ गया तुम्हारा 9:1 का। लेकिन ये 3 सरफेस थे तो मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई करा तो ये वैल्यू बन गया तुम्हारा 3:1 का। अब देखना 3:1 बनने के बाद ये वैल्यू आधा था, मैंने इसको आधा करा तो ये बन गया 1.5। और ये सब भी रेड वाले भी पूरा आधा सेमी सर्कल ही थे तो इसको भी आधा करना पड़ा तो ये बन गया 0.5। अब देखो ये कितना है, ये है तुम्हारा बड़े वाले सर्कल का सेमी सर्कल का टोटल एरिया और ये कितना है, टोटल रेड सरफेस एरिया। अब मुझे ब्लू चाहिए था तो इन दोनों को माइनस करना पड़ा, क्योंकि आप देख सकते हो कि यहाँ ब्लू वाला सरफेस एरिया तब निकलेगा जब हम सेमी सर्कल के एरिया को रेड वाले में से, सेमी सर्कल वाले एरिया में से रेड वाले को माइनस करेंगे। तो वही मैंने किया तो ये बन गया 1, तो ये हो गया तुम्हारा ब्लू सरफेस एरिया 1 हो गया और रेड सरफेस एरिया तुम्हारा टोटल 0.5 था। देखो इन दोनों का रेशियो 1:2 का तुम्हें मिल जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा आंसर, इस तरीके से निकल गया। चलो मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा, हम आगे बढ़ते हैं। देखो क्या बोल रहा है, x बराबर दिया हुआ है कुछ वैल्यूज, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना, ये क्या हो 2 sin थीटा अपॉन 1 प्लस sin थीटा प्लस cos थीटा। ओके, तो मुझे ये वैल्यू याद है और मैं सीधा मार्क करूंगा आंसर।
और ये वैल्यू मैंने तुम्हें भी याद करवाने के लिए बोला हुआ था, याद करने के लिए बोला हुआ था। देखो क्या है बेसिकली ये लिखा हुआ, ये मैंने याद करने के लिए ये तुम्हें बोला हुआ था पहले, ये इस तरीके से 1 + sin θ + cos θ इंटू, अगर तुम जाओगे प्लेलिस्ट में तो ये तुम्हें वीडियो मिल जाएगा अभी भी, 1 + sin θ - cos θ, इसका बराबर क्या होता है वैल्यू, वो होता है 2 × sin θ इंटू 1 + sin θ। उम्मीद करता हूँ याद आ रहा होगा कुछ। ये वैल्यू इसके एक और मैंने फॉर्म बोला था याद करने के लिए, 1 + sin θ + cos θ इंटू 1 + cos θ - sin θ। और जब ये माइनस में हो जाता है तो ये वैल्यू बनता है 2 cos θ इंटू 1 + cos θ के बराबर। ये दो वैल्यूज मैंने तुम्हें बदलाए हुए हैं, वही ये वैल्यू दिया हुआ है तुम्हारा। अब बोल दो डायरेक्ट आंसर, फिर बोलो वही, मार्क करो फिर, अगर याद है तो जल्दी से मार्क करोगे। इसी को बस ऊपर नीचे करके लिखा हुआ है, अगर तुम ध्यान से देखो तो इसको ऊपर में रखा है और नीचे में तुम्हारा ये वाला वैल्यू लेके चला गया, और इस वाले वैल्यू के नीचे तुम्हारा ये वाला वैल्यू लेके आ गया। ठीक है, ध्यान से देखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ये वैल्यू तुम्हारा सेम बनेगा। तो अगर ये x है तो ये भी तुम्हारा x के बराबर ही होगा, तो तुम्हारा आंसर 2 होगा x के बराबर। चलो मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हें समझ में आया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो वो दिया हुआ sec θ - 1 की पावर n का वैल्यू दिया हुआ है cosec θ - cot θ के बराबर। देखो cosec θ - cot θ का वैल्यू मुझे पता है, तो मैं फिर मार्क करूंगा n का वैल्यू अगर चाहिए तो 0.5 यानी 1/2 ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हें बताया हुआ है कि cosec θ - cot θ का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, इसको मैं इस तरीके से देखता हूँ, ये होता है तुम्हारा cos θ - 1/cos θ + 1 के बराबर। बस इसी को चेंज करके लिखे हुए, ये हो गया तुम्हारा, जब सेक कर दोगे जब तुम्हारा 1/cos लिख दोगे, ये ऐसे नहीं होता, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ये तुम्हारा ये होता है 1 - cos θ अपॉन 1 + cos θ होता है ये। अब देखो यही cos θ को 1/sec के फॉर्म में लिख देता है, तो ये होता है तुम्हारा sec θ - 1 अपॉन sec θ + 1 के बराबर। यही तुम्हारा वैल्यू देखो यहाँ पे दिया हुआ है, इसको क्या बोलते हो, जब ये पावर हटाते हो तो 1/2 ये लिखा जाता है, तो ये तुम्हारा 1/2 बनेगा n बराबर, जिसको 0.5 भी बोल सकते हो। तो देखो अगर ये वैल्यू तुम्हें याद है तो ऑब्वियसली ये तुम सेकंड्स के सवाल है ये, वरना फिर इसमें लोग क्या करते हैं ना, ट्रिपलेट बनाना पड़ता है, ये आसानी से सॉल्व नहीं होते ये सवाल, तुम्हें ट्रिपलेट बनाना पड़ेगा, 3 4 5 इस तरीके से कुछ लेना पड़ेगा, यहाँ वैल्यू रखोगे यहाँ वैल्यू रखोगे, तब जाके तुम्हारे ये आंसर आएंगे। अगर ये नहीं पता है तो, अगर ये नहीं पता है फिर ये 1 मिनट से प्लस का ये सवाल हो जाता है, लेकिन अगर तुम्हें पता है तो 5 सेकंड मैक्सिमम देखोगे और मार्क करोगे। और सिर्फ यही नहीं, मैंने इस वाले केस में भी दिखाया, वरना फिर तुम्हें ये थीटा का वैल्यू रखना पड़ेगा, फिर और भी, अगर देखो ये भी ट्रिगो के सवाल थे, इसको भी ऐसे ही करना पड़ेगा। और ये सवाल ऐसे नहीं कि अब बंद हो जाएंगे आना, अभी भी तुम्हारा सीजल प्रीलिम्स में किसी ना किसी पेपर में तो ये आएंगे ही आएंगे, ये तुम 100% गारंटी लेकर के चलता हूँ, ये तुम देखोगे किसी ना किसी पेपर में तो ये पक्का आएंगे। चलो आगे मैं बढ़ता हूँ, देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, फिर से ट्रिगो के सवाल है, 2 cos स्क्वायर थीटा - 1, ये क्या होता है cos 2 थीटा, और ये पूरा वैल्यू क्या होता है 2/cos 2 थीटा। हो गया तुम्हारा आंसर 2। ये इतने आसान सवाल हैं, अगर तुम्हें कुछ याद करने की, अगर तुम्हें कुछ याद है तो। देखो बेसिकली इसमें क्या होता है ना, इसको याद रखना पड़ता है, ये क्या होता है, ये पूरा वैल्यू क्या होता है ना, ये होता है 2/cos 2 थीटा के बराबर। कुछ नहीं है, बस इसको सॉल्व करोगे। तो मैं हमेशा सॉल्व करने के लिए तैयार नहीं रहता हूँ, हमेशा क्यों मैं सॉल्व करूंगा, जब मुझे पता है कि ये वैल्यू आसानी से सिंप्लीफाई करके अगर एक लाइन में लिखा जा सकता है, एक वर्ड्स में लिखा जा सकता है, तो फिर मैं क्यों हर बार इसको सिंप्लीफाई करूं। मैं इसको डायरेक्ट ही याद रखता हूं कि ये होता है 2/cos 2 थीटा के बराबर, और ये तुम्हें भी याद होना चाहिए। और ये मैंने वैल्यू कराए हुए हैं, अगर तुम वीडियो जाकर के देखोगे प्लेलिस्ट में बना हुआ है, ट्रिगो का प्लेलिस्ट 2 वीडियो आए थे, जो मैंने बताया था उसका मुझे ध्यान में नहीं आ रहा, टाइटल टाइटल शायद था, जितने भी तुम्हें ट्रिगो के इंपॉर्टेंट चीज याद करने हैं मैंने उसमें सारे बताए। तो इसको बस अगर देखोगे तो ये बेसिकली मल्टीप्लाई करना था, यहाँ से कैंसिल आउट होंगे, 2 बच जाएगा तुम्हारा आंसर, और ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ, देखो आगे क्या दिया हुआ है। देखो बोल रहा है ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी लेंट आउट एट 16% पर एनम, द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर पेएबल हाफ ईयरली एंड द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर इज 60, द सम इज। देखो एस आई और सी आई का डिफरेंस दिया हुआ है, सी आई माइनस एस आई दिया हुआ है तुम्हें, 1 साल की बात है, पेएबल किया गया है हाफ ईयरली, और जो तुम्हारा डिफरेंस है वो 60 रुपीज है। देखो 16% का डिफरेंस कितना बनेगा, तो बेसिकली 2 बार 8% ले जाना पड़ेगा, हाफ ईयरली है तो, और ऐसा तुम्हारा होगा 16%। तो यहाँ से सी आई क्या बोलोगे, सी आई टोटल हो जाएगा 16.64%, और 16% तुम्हारा एस आई हो जाएगा। अब इन दोनों का बीच का डिफरेंस 0.64% होता है,
और यही वैल्यू तुम्हें 60 के बराबर दिया हुआ है। यहाँ से चाहो तो यहाँ से भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं वैल्यू। देखो दशमलव हटाते हैं, परसेंटेज हटाते हैं, परसेंटेज हटाने तो दशमलव हटाते हैं, 100 नीचे डालते हैं। 4 से डिवाइड करो 15 बनेगा, 4 से डिवाइड करो 16 बनेगा, फिर से 4 से डिवाइड करो 4 बनेगा, ये 25 बनेगा। 25 इंटू 15/4 करोगे ये वैल्यू तुम्हें दे देगा। 25 इंटू 15 करोगे 375 बनता है। 375/4 करोगे ये देखना कितना बन रहा है, ये 9 से 9 बार में जाएगा, 15 3 टाइम्स में जाना पड़ेगा, 0.75 बनेगा, 93.75। देखो 93.75 ये हो गया तुम्हारा आंसर। ये इसको करने का पहला तरीका हो गया। और मैं देखो ज़्यादातर मैं एक चीज़ और यहाँ मैंने तुम्हें पहले भी बताया होगा, जब मैं CISI का चैप्टर पढ़ा रहा था उसमें मैंने ये बताया था कि जब भी ये डिफरेंस 8% का होता है, तो जब ये डिफरेंस 0.64% होता है तो मैं इसको क्या बोलता हूँ, ये 1% का 2/3 से थोड़ा सा वैल्यू लेस है। ठीक है, ये हमेशा ध्यान में रखना। तो ये 1% के वैल्यू से तुम्हारा 1% के 2/3 के वैल्यू से थोड़ा सा लेस बनता है। तो अगर ये 1% के वैल्यू के 2/3 से लेस है अगर, और फिर भी अगर ये 60 है, तो तुम्हारा वैल्यू जो रहेगा वो वैल्यू कितना होगा, 9000 से हमेशा वैल्यू प्लस में होगा। तो यहाँ से मैं इस ऑप्शन को काट सकता था, और तो ऑप्शन नहीं कट रहा है यहाँ पे, लेकिन मैं इस ऑप्शन को यहाँ से काट सकता था। अगर कुछ और गंदे ऑप्शन होते तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट भी आंसर कर देता। वो क्यों होता है समझना, इसका अगर 1% निकालता हूँ तो वो 90 बनेगा, और इसका अगर 2/3 निकालता हूँ मैं तो ये 60 बनता है। और तुम्हें पता है कि ये डिफरेंस हमेशा इसके 2/3 से लेस बनेगा, क्योंकि ये कितना होता है, 1% का 2/3 अगर निकालोगे तो 0.6666% बनता है। ठीक है, इस तरीके से कंटिन्यू रहता है। और यहाँ तुम्हारा 0.64% ही है, ये 0.66% है और ये 0.64% है। तो देख रहे हो ये वैल्यू थोड़ा सा लेस है। इसका मतलब क्या हम बोल सकते हैं कि अगर इसका 2/3 अगर 60 बन रहा है, इसका मतलब तुम्हारा वैल्यू होना चाहिए 1% का वो 90 से प्लस होना चाहिए था। तो हालांकि एक ऑप्शन कट रहे हैं, ज्यादा तो ऑप्शन नहीं कट पाए, वरना ये ऐसे कई केसेस में क्या होता है कि डायरेक्ट तुम्हारे 3 ऑप्शन गलत हो जाएंगे और जो बच जाएगा वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो इस पर भी थोड़ा सा काम करो, ये बेनिफिशियल रहेगा समय बचाने के लिए। बाकी तुम इसको 0.64% से भी कर सकते हो, वरना मैं एक तरीका और करा देता हूँ, जो तुम स्क्वायर वाला तरीका अपनाते हो उससे भी करा देता हूँ, ताकि तुम्हें समझने में या फिर कंफ्यूजन ना हो, अप्रोच में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। वैसे तो मैंने तुम्हें CI का पूरा करा दिया था, जितने भी टाइप्स के सवाल बनते हैं ज्यादातर एग्जाम में जो पूछे जाते हैं उसको। चलो देख लेते हैं यहाँ पे वैसे भी। तो देखो हाफ ईयरली है, 8% जाओगे तो 8% के लिए क्या लिखना पड़ता है तुम्हें, 2/25। ये होता है तुम्हारा फ्रैक्शन वैल्यू। क्या बोलोगे, 25 और 27। ये है तुम्हारा प्रिंसिपल, ये है तुम्हारा अमाउंट। 2 साल के लिए जाना है तो इसको करोगे 625, इसको करोगे 729 के बराबर। देखो तुम्हारा इंटरेस्ट कितना था, तुम्हारा इंटरेस्ट 1 साल का 2/25 है। इसको 2/25 निकालोगे अगर, और वही 2 साल के लिए निकालोगे, पहले 1/25 करोगे तो 25 मिलेगा, 2/25 यानी तुम्हारा 50। 2 साल के लिए जाओगे तो तुम्हारा SI बनेगा वो 100 बनेगा। और CI यहाँ से क्या देख सकते हो, CI यहाँ से तुम्हें दिख रहा होगा साफ साफ 104 के बराबर। ये यूनिट्स है, ठीक है, ये यूनिट्स के बराबर। और देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो गया, 4 यूनिट्स, और यही 4 यूनिट्स का वैल्यू क्या दिया हुआ, 60 के बराबर, 60 RS के बराबर। इसका मतलब 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 15 RS के बराबर। हमारे पास हमें प्रिंसिपल ही तो चाहिए, प्रिंसिपल हमारा कितना था, 625। तो 625 इंटू 15 करना पड़ेगा। कैसे करोगे, ये हो जाएगा 6250, 5 टाइम और जाओगे तो 3125, जोड़ दो 9000 हो गया, और 375 और 9375, ये हो गया तुम्हारा आंसर। ये इसको करने का दूसरा तरीका हो गया। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ दोनों तरीके समझ में आएंगे और क्लियरिटी मिला होगा। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। देखो क्या बोल रहा है, बाय सेलिंग 24 आइटम्स शॉपकीपर गेन्स द सेलिंग प्राइस ऑफ 4 आइटम्स। सेलिंग प्राइस गेन कर रहा है 24 आइटम का, यानी 4 का प्रॉफिट होगा 20 के ऊपर 20%। ये हो गया तुम्हारा आंसर। इतना क्विकली करना है इसको, इसलिए मैंने ये, जब मैं प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर करा रहा था तो मैंने इसको बताया हुआ है। कैसे बताया हुआ है, मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। तो देखो इसमें क्या करना होता है, जब तुम्हारा कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है गेंस द, अगर ये CP के टर्म्स में दिया हुआ है, प्रॉफिट तो हमेशा ये 4 आइटम का ही होगा, इसमें तो हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर ये CP के टर्म्स में दिया हो रहा था तो इस पे डायरेक्ट कैलकुलेट होता कि अगर 24 आइटम बेचने पे 4 CP के बराबर प्रॉफिट हुआ, तुम क्या बोलते, 1/6 का प्रॉफिट 16.66% का प्रॉफिट होता। लेकिन जब भी ये SP के टर्म्स में दिया हो रहे हैं, तो SP के टर्म्स में देता है तो हम क्या करते हैं, जब ये गेन करता है तो हम इसमें माइनस कर देते हैं। प्रॉफिट तो मुझे 4 का ही होना है, लेकिन अगर यहाँ गेन हुआ है तो हम इस 4 को माइनस करेंगे, इसमें मिल जाएगा तुम्हें 20, और ये हो गया तुम्हारा 1/5, जिसको हम बोलेंगे 20% का गेन हुआ। अगर यहाँ पे क्या रहता कि लॉस ऑफ सेलिंग प्राइस, लॉस ऑफ सेलिंग प्राइस, तो लॉस तो तुम्हें हमेशा ही होता, कितना का होता, अगर ये लॉस का था तो हम इसमें ऐड कर देते 4, तो ये हो जाता तुम्हारा 8, यानी 1/7, यानी 14.8
0.28% का लॉस होता। ठीक है, ये तो तुम्हारा नहीं बदलेगा ना, लॉस होगा ये गेन होगा, ये तो तुम्हारा चेंज नहीं होगा और ये भी तुम्हारा चेंज नहीं होगा, ये तो हमेशा सेम ही रहने वाला है ऊपर में। ठीक है, जो बदलाव होगा नीचे में बदलाव होगा। तो सीपी के टर्म्स में जब दिया हो रहा है, मैं एक बार समअप करता हूँ, अगर ये सीपी के टर्म्स में दिया हो रहा है, क्विकली करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ। अगर ये सीपी के टर्म्स में दिया हो रहा है, ठीक है, अगर ये सीपी के टर्म्स में दिया होता तो हम डायरेक्ट कैलकुलेट करते, जो दिया होता उससे कैलकुलेट करते। 4 का प्रॉफिट 24 के ऊपर 1/6 हम बोलते सीधा 4/24। लेकिन अगर ये एसपी के टर्म्स में दिया हुआ है, देखो ये सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, एसपी के टर्म्स में दिया हो रहेगा तो तुम्हें क्या करना है, ऊपर वाला तो नहीं बदलेगा, ये तो तुम्हारा हमेशा सेम ही रहेगा, ये 4 आइटम है तो 4 आइटम ही रहेगा। लेकिन अगर यहाँ देखना ये गेन अगर होगा तो तुम इसमें माइनस करके लिखोगे नीचे वाला। अगर ये 24 है, गेन हुआ है तो माइनस करूंगा मैं 4, ये हो जाएगा 20। और अगर यहाँ पे लॉस रहता तो मैं क्या करता, 4 तो ऊपर में नहीं बदलेगा, इसमें मैं ऐड कर देता, ये हो जाता 28 के बराबर। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ क्लियरिटी मिला होगा। चलो हम आगे बढ़ते हैं। देखो इसको सॉल्व करना है, ट्रिगो का ये भी सवाल है। बेसिकली मुझे तो पता है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के सवाल है, मुझे टाइम नहीं लगेगा। सीधे कॉस को इसको बाहर निकालो और नीचे साइन से साइन को बाहर निकालो, देखो क्या बन जाएगा। देखो ये बन जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा -1, नीचे में बन जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। देखना ये बेसिकली ये क्या होता है, ये cos 2 थीटा के बराबर होता है और ये भी cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। ठीक है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और तुम्हारा वैल्यू बन जाएगा cot थीटा के बराबर। ये हो गया तुम्हारा आंसर। फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, प्रीवियस ईयर इसी सवाल है, ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द अमाउंट इफ सम ऑफ 7500 इज इन्वेस्टेड ऑन सीआई एट 8% फॉर 1.5 ईयर्स व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडिंग हाफ ईयरली। देखो कंपाउंडिंग कर रहा है हाफ ईयरली, यानी कितना जाना पड़ेगा, 4%, 4%, 4%, तुम्हें 3 बार ले जाना पड़ेगा। अब इसका सीआई क्या तुम्हें याद है एग्जैक्टली? यस मुझे याद है, ये होता है 12.48%। ये बोलोगे इतना जल्दी क्यों, तो मैंने तुम्हें बताए हुए कि तुम्हें 1% 3 बार ले जाता है। 1% तो मैंने नहीं बताया होगा क्योंकि ये कभी पूछता भी नहीं है और इम्पोर्टेंट भी नहीं है। तो 2% से लेकर के मैंने तुम्हें वैल्यूज याद करवाए हुए 2025 तक के। इसका क्या होता है, 0.12% होता है सी आई माइनस एस आई का 3 ईयर्स का डिफरेंस। 3% के लिए क्या होता है, जब 3 बार जाता है तो 0.2727 होता है। और 4% के लिए क्या होता है एग्जैक्टली, 4% जब 3 बार ले जाओगे तो ये वैल्यू बनता है 0.48% के बराबर। ये सी आई माइनस एस आई का डिफरेंस होता है। सी आई लिखना है मुझे तो मैं 4×3=12 ऐड करूंगा और उसमें 0.48 ऐड करूंगा, तो 12.48 मुझे सी आई मुझे पता है। अब मैं क्विकली इसको निकाल देता हूँ। देखो 75 में तुम्हारा 12% कितना हो जाएगा, 900। 0.48 है तो ऑलमोस्ट हाफ कर दो तो 37.5, यानी 937.5 इसमें जोड़ना पड़ेगा। 75 और 900 जोड़ोगे इसमें 8437.5, 8437 वैल्यू कौन है, 87, 86, 85 गलत हो गई, ये तुम्हारा आंसर हो गई। ठीक है, इतना क्विकली कर सकते हो अगर तुम्हें पता है तो, बस ये याद होना चाहिए। 4% के लिए 0.48%, बस। चलो आगे और भी सवाल मिलेंगे ऐसे। चलो मैं आगे मूव करता हूँ। देखो बोल रहा है 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा प्लस 1 + sin थीटा प्लस sec थीटा माइनस ये हो गया 2 - 1 बराबर 1 हो गया, ये हो गया तुम्हारा आंसर। ऐसे बनाने होते हैं ऐसे सवालों को, क्योंकि ये रिपीट हो रहे हैं, ये मैंने तुम्हें पहले से पढ़ाए हुए ये सवाल, इसलिए मैंने ट्रिगो के ज्यादातर सवाल तुम्हारे पास पास रखे हुए। ये सवाल हो गया, ये सवाल हो गया, ये सवाल हो गया, रुक जाओ, ये सवाल हो गया। ये सब हमेशा रिपीट करते हैं और ये तुम्हें आगे भी रिपीट करेंगे, सीजीएल 22 में आएंगे। इसलिए मैंने एक जगह पे रखने की कोशिश करी है ताकि तुम्हें कुछ याद आए और तुम अच्छे से इसको कर पाओ। क्योंकि 2 - 1 बनेगा 1 हो गया तुम्हारा, ये हो तुम्हारा आंसर। क्यों, क्योंकि ये वैल्यूज मैंने तुम्हें याद करने के बोला हुआ है। 1 + sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा, इसका वैल्यू क्या होता है, 2 के बराबर होता है। इसको बनाओगे तो भी 2 ही निकल के आएगा। चाहो तो तुम इसमें 45 डिग्री भी रख सकते हो, लेकिन अगर मुझे याद है तो मैं क्यों रखूंगा, ऑब्वियस सी बात है, समय बचाना है ना। तो अगर ये वैल्यूज बार बार यही रिपीट होंगे तो मैं तो याद रखूंगा ना, सिंपल सी बात है। तो इसको याद कर लेना अच्छे से। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एसआई एंड सीआई पेबल एनुअली ऑन ए सम ऑफ 6500 एट 7% पर एनम फॉर 3 इयर्स डायरेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। देखो बोल रहा है कि डिफरेंस तुम्हें बताना है सीआई और एसआई के बीच। 3 साल के लिए रेट है तुम्हारा 7% और तुम्हारा समय 6500 और तुम्हारा टाइम है 3 साल। तो देखो 3 साल के लिए 7% का रेट का मैंने तुम्हें बताया हुआ, सी आई माइनस एक्स का डिफरेंस क्या होता है, 1.5% के अराउंड होता है। तो देखो इसका 1.5% निकालोगे तो क्या मिलेगा, 65 प्लस 32.5 जो कि होगा 97.5 के बराबर। इससे हल्का फुल्का वैल्यू मुझे थोड़ा सा प्लस में वैल्यू चाहिए होगा, क्योंकि जो भी वैल्यूज हमने लिखी हुई है वो अप्रॉक्स करके लिखा हुआ है। लेकिन इतना हमेशा ध्यान में रखना कि जो हमारा वैल्यू है उससे
थोड़ा बहुत ज्यादा ही वैल्यू रहेगा, ठीक है, क्योंकि मैंने परसेंटेज कम लिया हुआ होता है। जैसे ये 1.5% अगर लिया हुआ है तो ये 1.500 इस तरीके से कुछ परसेंटेज बना होगा, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान में रखना, जो भी मैंने इसमें वैल्यू जो भी याद करवाए हैं परसेंटेज वाले में, 1% के लिए, 2% के लिए, 3%, 4%, 5%, और इस तरीके से जैसे मैंने 25% सब जो भी वैल्यू है वो या तो इक्वल होगा या थोड़ा बहुत लेस होगा। तो जब हम आंसर निकालने की कोशिश करेंगे तो हम उससे थोड़ा वाला वैल्यू ज्यादा वाला मार्क करेंगे, ठीक है। चलो इसी नॉलेज का इस्तेमाल करके हम लगाने की कोशिश करते हैं। देखो 97.5 तक हम पहुंच चुके हैं, तो इससे तो बड़ा मुझे वैल्यू चाहिए, तो ये गलत हो गया, तुम्हारा ये गलत हो गया। देखो इन दोनों में कौन मार्क कर, ये है 97.78 और ये है तुम्हारा 98.73। देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, ये 1 के अप्रॉक्स का डिफरेंस है। देखना हमारा जो वैल्यू है वो कितना है, 1.50 समथिंग समथिंग का वैल्यू। अब देखना जो डिफरेंस भी बनेगा ना, इसके बाद का मुझे नहीं पता है, ठीक है। वैसे मैं तो रहूंगा तो मैं इसको मार्क करूंगा इतना के बाद, क्योंकि मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगता इतना एनालाइज करने में। तो देखो ये वैल्यू डिफरेंस कितना बन रहा है, 0.00, उसके बाद का वैल्यू का डिफरेंस बन रहा है। इसका मतलब जो तुम्हारा 1% है उसके 100वें पार्ट के आसपास का वैल्यू का डिफरेंस बनेगा। तो 1% का वैल्यू 65, इसको जब 100 से डिवाइड करोगे तो 0.06 का अप्रॉक्स का डिफरेंस बनेगा। तो जो हमारा वैल्यू कितना है 97.5। तो इस हिसाब से हम कहा जा रहे हैं, इसमें अगर 0.6 में ऐड करता हूं तो 98.1 तक हम जा रहे हैं, लेकिन हम 98.7 के पास नहीं पहुंच सकते। इसलिए जो हमें वैल्यू मार्क करना पड़ेगा वो तुम्हें 97 वाला ही मार्क करना पड़ेगा, और ये तुम इसको मार्क करोगे। तो देखो ये बाकी वैल्यू के हिसाब से डिपेंड करेगा। अगर तुम्हें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन लग रहा है तो तुम फिर बिना फ्रैक्शन, बिना परसेंटेज वाला भी वैल्यू कर सकते हो फ्रैक्शन लगा करके, लेकिन वो उसका भी राह आसान नहीं पड़ेगा। अगर ये वैल्यू अगर तुम मार्क कर पाओगे यहाँ एनालाइज करके, अगर एनालिसिस करके अगर पहुंच जाते हो तो ये बहुत ज्यादा आसान पड़ेगा 1.5%। अगर ये वैल्यू अगर थोड़ा और 99 अप्रॉक्स समथिंग दे देता, और ये अप्रॉक्स तो 99 वैसे तो ये दे ही रखा है ऑलमोस्ट, अगर ये 100 या थोड़ा सा और अपसेट दे देता तो ये बहुत ही आसानी से मार्क कर पाते थे। वरना इसको भी थोड़ा सा एनालिसिस के बाद मैं मार्क कर लूंगा इसको, लेकिन अगर तुम्हें दिक्कत हो रहा है तो फिर तुम्हें लगाना पड़ेगा, वो 107 करना पड़ेगा, क्योंकि 7% आसान नहीं पड़ते। तो 107 करोगे तो भी वो बिल्कुल भी आसान तो नहीं पड़ने वाले हैं। तो ये तो मेरे हिसाब से नेचुरल तरीका तो इसका यही है करने का, वरना फिर तुम दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन उसमें ज्यादा पड़ेगा। चलो मैं मूव करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलो देखते हैं थर्ड नंबर क्या। देखो बोल रहा है द वैल्यू ऑफ इतना इतना इतना, और ये हो गया तुम्हारा आंसर। ये क्यों, इतना जल्दी क्यों? क्योंकि देखो मैंने एक बार कभी ये सवाल कराया हुआ, आई थिंक जहां तक मुझे याद आ रहा है, तो मैंने उसमें बताया था कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू प्लस माइनस, यहाँ माइनस होता है, -3x/z, इस पे सिर्फ दो तरीके के सवाल बनते हैं। पहला क्या होता है, पहला होता है तुम्हारा फॉर्मूला, जिसमें तुम्हें कुछ फॉर्मूला दे दिए जाते हैं और उसका आंसर निकलवाया जाता है डेटा दे करके। दूसरा क्या होता है, ये जो ये तुम्हारा पूछा हुआ है, उसमें क्या इस्तेमाल होता है, उसमें इस्तेमाल होता है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर 3x/z का, बस। तो ये पहला तरीका, पहला फॉर्मूला वाला तो नहीं है, इसका मतलब यही वाला है। और अगर यही वाला है 3 × XYZ वाला, तो हमें इसमें मल्टीपल चाहिए इन चीजों का मुझे मल्टीपल चाहिए आंसर्स में। तो 0 नहीं हो सकते, 1 नहीं हो सकता, और ये x+y प्लस जेड भी नहीं हो सकता, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। इसमें सिर्फ क्या करना होता है आगे से, अगर ये हमें दिख जाता है, तो मैंने उस बार भी बताया था कि क्या करना है, तुम बस नीचे वालों इसको देखोगे, ठीक है, ये टर्म को देखोगे। ये टर्म तुम्हें क्या दिख रहा है, मुझे दिख रहा है x² माइनस वाई स्क्वायर का। ऊपर में ये टर्म मुझे क्या दिख रहा है, x माइनस वाई का। इसका मतलब जब डिवाइड होगा ना तो नीचे में 1/x प्लस वाई मुझे चाहिए, और सिमिलरली यहाँ से नीचे में y प्लस जेड चाहिए, और सिमिलरली यहाँ से z प्लस एक्स चाहिए। तो यहाँ से क्विकली 1/x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स मिलेगा, और ये मैं क्विकली मार्क करूंगा विद इन 10 सेकेंड्स। ये होता है स्मार्ट अप्रोच। वरना अगर इसको मैं अगर बताना चाहूँ, जिसको अगर नहीं समझ में आ रहा है कि हो क्या रहा है, तो मैं बता देता हूँ। देखो एग्जैक्टली हम कर क्या रहे हैं। तो देखो ये बेसिकली बनता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर, देखो मैं अभी बता रहा था एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3x/z कब होता है, जब तुम्हारा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 होता है। कब, देखो हम चेक करते हैं, यहाँ से मुझे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब नहीं लिखना था, एक क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे। यहाँ पे टर्म्स जो है एक्स वाई जेड के टर्म्स में दिए हुए, तो मैं एक क्यू लेके चल लेता हूँ, एक क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू
बराबर 3abc कब होता है? जब तुम्हारा a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। ठीक है, और यहाँ देखो a का वैल्यू कितना है? a का वैल्यू है तुम्हारा x माइनस वाई, 6 को मैं हटाता हूँ, और b का वैल्यू है तुम्हारा y माइनस जेड, c का वैल्यू है तुम्हारा z माइनस एक्स। अब देखो जब तुम ऐड करोगे इन तीनों को, देखना माइनस एक्स पे एक्स कैंसिल हो जाएगा, माइनस वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, माइनस जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब तुम्हारा a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू जो है वो 0 के बराबर है। तो ऊपर में क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा तुम्हारा 3abc, तो 3 इंटू एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स हो जाएगा। नीचे में भी देखना सिमिलरली वही हो जाता है, ए प्लस बी प्लस सी एक्स क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का वैल्यू 3abc कब बनेगा? जब इन दोनों को देखो, ये इनको जोड़ोगे जब, तो ये भी 0 के बराबर हो जाएंगे। तो नीचे में क्या बन जाएगा? नीचे में बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो एग्जाम में देखो हर बार इतना लिखना नहीं होता। अब जब मुझे पता ही है तो मैं डायरेक्ट करूंगा ना, फिर नीचे में देखना कितना बन जाएगा। इसको जब ब्रेक करोगे तो ये एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई के फॉर्म में टूट जाएंगे। तो देखना नीचे में बन जाएगा वाई प्लस जेड और नीचे में बन जाएगा जेड प्लस एक्स। यही वैल्यू मैं यहाँ क्विकली मार्क कर रहा था। चलो मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। चलो 14 देखते हैं। 14 नंबर, इफ एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 बराबर 0 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस 6 का होल क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 6 का होल क्यूब। देखो ऐसे सवालों में क्या करना पड़ता है? ऐसे सवालों में इस वाले एक्सप्रेशन को तुम्हें चेंज करके एक्स प्लस 6 के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तुम्हें बेसिकली 1 अपॉन एक्स प्लस 6 के फॉर्म में इस वैल्यू को लिखना पड़ेगा, तभी तुम फिर उसका होल क्यों कर पाओगे। देखो प्रीवियस ईयर का सवाल है, इसलिए लॉजिक कुछ नया नहीं है, तो मैं क्विकली करवाता हूँ ये होता कैसे है। तो देखो एक्स प्लस 6 है, तो हम यहाँ से डायरेक्ट एक्स प्लस 6 का होल स्क्वायर बनाएंगे। तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ एक्स प्लस 6 का होल स्क्वायर का वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12x के बराबर। अब देखना मैं इस वाले वैल्यू को लिखने की कोशिश कर रहा हूँ इस फॉर्म में, तो जो एक्स्ट्रा है मैं उसको माइनस करूंगा। जैसे यहाँ देखो प्लस 36 है, तो मैं माइनस 36 करूंगा, क्योंकि यहाँ पे 36 कुछ है ही नहीं। तो यहाँ प्लस 36 है, यहाँ माइनस 36 हो गया, तो ये 0 बन जाएगा। यहाँ 12x है, यहाँ पे 6x है प्लस का, तो मैं माइनस 6x करूंगा, तो ये वैल्यू फिर प्लस 6x में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये प्लस 1 है बराबर 0। देखो इस वाले वैल्यू को मैं क्या लिखूंगा? एक्स प्लस 6 का होल स्क्वायर लिखूंगा, और प्लस 1 है ये, और मैं उसको इन दोनों को मैं उधर भेज रहा हूँ राइट हैंड साइड में। ये हो जाएगा 6x प्लस 36 के बराबर। देखो यहाँ से x प्लस 6 का होल स्क्वायर प्लस 1, ये देखना 6 मैं कॉमन ले रहा हूँ यहाँ से, तो ये x प्लस 6 का वैल्यू बनेगा। देखो x प्लस 6 से डिवाइड करेंगे अब हम, तो x प्लस 6 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 6 का वैल्यू कितना बन जाएगा? ये 6 के बराबर हो जाएगा। अब देखो क्यूब का वैल्यू चाहिए, इसका वैल्यू अगर कैलकुलेट करना है तो वो क्या होता है? 6 का क्यूब माइनस 3 इंटू 6, जो कि होगा 198 के बराबर, और ये तुम्हारा वैल्यू ये हो जाएगा। इसके बाद कैलकुलेशन इजी वे में करना होता है। जैसे ये a प्लस 1 अपॉन ए का वैल्यू अगर दिया हुआ है k के बराबर, तो एक क्यू प्लस ये a है बेसिकली, एक क्यू प्लस 1 अपॉन एक क्यू का जो वैल्यू बनता है, 1 अपॉन एक क्यू का वैल्यू बनता है k क्यू माइनस 3k के बराबर। ठीक है, तो इसलिए ये जब 6 था तो 216 माइनस 6 इंटू 3 18 करोगे तो ये 198 बनेगा। तो ये तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आसान सा सवाल है, बार बार रिपीटेड सवाल है, प्रीवियस ईयर का पार्ट है, तो कैलकुलेशन और तुम्हारा लॉजिक में दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखो क्या बोल रहा है? इन द गिवन फिगर एम एन पी एस क्यू पी एन क्यू आर एंड एम एस आर आर स्ट्रेट लाइन्स। ओके, सब स्ट्रेट लाइन्स है। एन पी क्यू बराबर 54 है, क्यू आर एस बराबर 68 है। व्हाट इज द डिग्री मेजर ऑफ एस एम एन? एस एम एन का वैल्यू तुम्हें बताना है। देखो एनपीक्यू कहाँ पे है, पहले लोकेट करते हैं। एनपीक्यू ये हो गया तुम्हारा 54 डिग्री बोल रहा है, क्यू आर एस 68 दिया हुआ है, क्यू आर एस ये हो गया तुम्हारा 68 डिग्री। हमें क्या चाहिए? हमें एस एम एन चाहिए, एस एम एन यानी ये हमें थीटा का वैल्यू चाहिए होगा। अब देखो एस एम एन क्यू देखना एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये हमेशा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होते हैं ऐसे केसेस में। बहुत सारे प्रीवियस ईयर पे, ये प्रीवियस ईयर का ही सवाल है, बहुत सारे सवाल इस पे बने हुए हैं इस कॉन्सेप्ट में। देखो अभी ये थीटा है, तो ये वाला वैल्यू देखना कितना होगा? ये होगा तुम्हारा 180 माइनस थीटा के बराबर। ये हो गया 180 माइनस थीटा। देखो अगर एंगल एस क्यू एन अगर 180 माइनस थीटा हो गया, तो चूंकि आर एम तुम्हारा एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये वाला वैल्यू देखना कितना बन जाएगा? एस क्यू आर कितना बनेगा? वो थीटा बन जाएगा। ध्यान से देखना, क्योंकि आर एन तुम्हारा एक स्ट्रेट लाइन है, तो वो 180 डिग्री होता है हमेशा हर जगह पे। तो अगर ये यहाँ तक तुम्हारा 180 माइनस थीटा था, तो आगे का जो एंगल बनेगा एस क्यू आर वो भी तुम्हारा थीटा के बराबर हो जाएगा। ये 180 माइनस थीटा, तो ये थीटा। अब देखो अल्टरनेट इंटीरियर से ये भी तुम्हारा थीटा के बराबर हो जाएगा वैल्यू, वरना 180 से भी देख सकते हो, स्ट्रेट लाइन है तो उससे भी देख लो, वरना अल्टरनेट इंटीरियर से भी ये थीटा तुम्हारा हो जाएगा।
अब देखो मैं बात करता हूँ ट्राइंगल एम एन और आर की, या आर एम एन बोल रहा हूँ, आर एम एन की बात करता हूँ मैं। आर एम एन में देखना एक 68 है, एक थीटा है, और मैं इसको बोलूंगा अल्फा। अगर ये अल्फा तो यहां से ये देखना ये वैल्यू कितना बनेगा 180 माइनस अल्फा। अब देखो हमारे पास दो इक्वेशन बन जाएंगे। ठीक है, मैं पहले लिख रहा हूँ आर एम एन ट्राइंगल से। आर एम एन ट्राइंगल में अगर मैं देखूं तो 68 प्लस थीटा प्लस अल्फा का जो वैल्यू बनेगा वो तुम्हारा बन जाएगा 180 के बराबर। यहाँ से मैं क्या बोलूंगा, थीटा प्लस अल्फा का वैल्यू लिखना 112 डिग्री। ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन। मैं इस वाले ट्राइंगल में आता हूँ। इस वाले ट्राइंगल में क्या दिख रहा है, थीटा प्लस 180 माइनस अल्फा प्लस 54 बराबर 180 डिग्री। यानी यहां से क्या लिख सकते हो, थीटा प्लस 180 माइनस अल्फा का जो वैल्यू बनेगा वो कितना बनेगा, देखना 54 माइनस करूंगा 180 में से, तो ये बन जाएगा 126 के बराबर। अब देखो ये इक्वेशन 2 हो गया तुम्हारा। अब इन दोनों इक्वेशन से मैं थीटा और अल्फा का वैल्यू निकाल लूंगा। मुझे थीटा का वैल्यू चाहिए तो मैं आसानी से इन दोनों इक्वेशन का इस्तेमाल करके निकाल सकता हूँ। अब देखो ये दो इक्वेशन है हमारे पास। देखो अल्फा अल्फा दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ, यहाँ से क्या बनेगा, 2 थीटा प्लस 180 बराबर कितना होगा, देखना 126 और 112 238 होता है। 2 थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखना 58, यानी थीटा का वैल्यू कितना आ गया 29 डिग्री के बराबर। और ये हो गया तुम्हारा आंसर। देखो आसान सवाल होते हैं, ये प्रीवियस ईयर वाले सवाल हैं, कई बार रिपीट हो चुके हैं। हमेशा क्या करना, अगर ये दो तुम्हें वैल्यूज दिए हुए रहे तो तुम्हें बस दो इक्वेशन बनाने की सोचना है। तुम्हें बस एक थीटा मान लेना और एक को अल्फा मान लेना। आसानी से ये 180 माइनस अल्फा हो जाएगा, और ये वैल्यू 180 माइनस थीटा यहाँ तक, 180 माइनस थीटा यहाँ तक, यानी ये थीटा और ये भी थीटा। ठीक है, उसके बाद क्या लिख दोगे, थीटा प्लस अल्फा का वैल्यू 68 इसमें है तो यानी 112 डिग्री, और थीटा प्लस 180 माइनस अल्फा का वैल्यू 54 है यानी 126 के बराबर। यहाँ से थीटा और अल्फा दोनों का वैल्यू निकाल सकते हो। थीटा बराबर 29 और अल्फा का वैल्यू अगर माइनस करोगे तो ये देखना कितना हो जाएगा 29, अगर 12 माइनस करोगे तो 117 यानी 83 के बराबर ये हो जाएगा। 83 और 29 तुम्हारा 17 बार ठीक है 83, ये हो गया तुम्हारा आंसर। अगर अल्फा पूछता तो 83 डिग्री आता। थीटा पूछा है यहाँ पे 29 हो गया तुम्हारा आंसर। ठीक है, ऐसे ही करोगे इक्वेशन बना के आसानी से निकल जाएगा। चलो 16 नंबर देखते हैं। देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द CI एंड SI व्हेन अ सम ऑफ 15,625 इज इन्वेस्टेड फॉर 3 इयर्स एट 4% पर एनम। देखो 4% के लिए क्या होता है, 3 बार के लिए ले जाओगे तो 0.48% का डिफरेंस बनता है। इसका 0.48% कितना होगा, आधा से थोड़ा सा कम। आधा अगर मैं करूँ 1% का तो वो बनता है तुम्हारा 78 के अप्रॉक्स, और उससे थोड़ा सा वैल्यू कम चाहिए 78 से कम कौन मिलेगा, तुम्हारा यही आंसर हो सकता है कि मुझे 0.48% चाहिए और तुम्हारा ये 0.5% चाहिए। इतना क्विकली कैसे हो गया, क्योंकि मुझे याद है CI माइनस SI फॉर 3 ईयर्स के लिए जो मैंने परसेंटेज के टर्म्स तुम्हें बताए हैं, परसेंटेज के टर्म्स में वैल्यू बताए हैं, वो कितना होता है 4% के लिए। जब 4% 4% और 4% को जब 3 बार ले जाओगे तो ये बनता है 0.48% के बराबर। ठीक है, तो उसी का इस्तेमाल करके क्विकली किया। पर और भी बहुत तरीके हो सकते हैं इसको करने के, स्क्वायर मेथड से भी बना सकते हो तुम, और भी डायरेक्ट CI भी ले जा सकते हो इसको, बट ये आई थिंक शॉर्टेस्ट मेथड है इसको, और क्विकली भी निकल जाएंगे। चलो मैं मूव करता हूँ आगे। देखो 70 नंबर क्या बोल रहा है, बोल रहा है मैन borrowed 50,000 from a bank at 10% per annum compounded annually. At the end of every year he pays 15,000 as part payment of the loan and interest. How much does he still owe to the bank after 3 such installments? देखो बोल रहा है कि एक आदमी जो है वो 50,000 लोन लिया है बैंक से और उस पर 10% का CI लग रहा है। फिर बोल रहा है कि जो हर एक साल के अंत में वो 15,000 रुपए बैंक को वापस लौटा देता है। लोन और इंटरेस्ट दोनों उसमें सम्मिलित होते हैं। बेसिकली वो 15,000 हर साल लौटा दे रहा है बैंक को बस। हाउ मच मनी डज ही ओ टू द बैंक आफ्टर 3 सच इंस्टॉलमेंट? तो 3 बार ऐसा देने के बाद 15,000 15,000 15,000 3 बार देने के बाद बैंक को उस बंदे को बैंक को और कितना देना पड़ेगा वही तुम्हें पूछ रहा है। देखो सिंपल सवाल है, क्विकली डेटा सही कैलकुलेट कर लेते हैं, कुछ ज्यादा इसमें करने की जरूरत है नहीं। तो देखो पहले साल 50,000 था, ये पहले साल के अंत में देखना ये वैल्यू कितना हो जाएगा 55 के बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इस पर 10% का रेट लगेगा। 55 के हो चुका है, ये फर्स्ट ईयर है। ठीक है, फर्स्ट ईयर के अंत में 55 के हो गया, 15,000 तुम इसमें माइनस करोगे, वैल्यू बन चुका है 40 के बराबर, यानी तुम्हारा 40 के हो गया तुम्हारा वैल्यू पहले साल के अंत तक, जब तुम पैसे दे दोगे उसके बाद। फिर देखो इस पर 10% का इंटरेस्ट लगेगा और ये हो जाएगा तुम्हारा 44,000 के बराबर, क्योंकि 10% का इंटरेस्ट इस पे लगेगा 44,000 हो जाएगा। फिर तुम इसमें 15,000 माइनस करोगे, 15,000 अगर माइनस करोगे तो ये वैल्यू बन जाएगा तुम्हारा 29,000 के बराबर। जैसे ये 29,000 बनेगा, फिर इस पर 10% का इंटरेस्ट लगेगा और ये वैल्यू देखना 2900 इसमें और ऐड हो गया और ये 31,900 के बराबर हो जाएगा। फिर देखो
तीसरे ईयर के अंत में तुम इसमें 15,000 माइनस करोगे और ये वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा 16,900 के बराबर, और यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। 3 बार इंस्टॉलमेंट तुमने पे किया, 15,000 15,000 15,000, फिर भी तुम्हें अभी 16,900 और बैंक को देने हैं लोन को खत्म करने के लिए। यही सवाल तुमसे पूछ रहा था और यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। क्या किया हमने, 50 कैसे बढ़ाया, पहले साल के अंत में 10% बढ़ा, 55 के हो गया। उसी साल के अंत में बढ़ने के बाद ये 15,000 उसको वापस किया, बच गया 40 के। फिर से अगले साल दूसरे साल 10% का इंटरेस्ट लगा, 44,000 हो गया। फिर इस पर 15,000 वापस किया तो हो गया 29,000। 29,000 पे फिर 10% का इंटरेस्ट लगा, हो गया तुम्हारा 31,900। फिर 15,000 वापस किया तो 16,900 बच रहा, और यही वैल्यू है जो तुम अगर बैंक को अभी दे देते हो तो तुम्हारा इंटरेस्ट लोन खत्म हो जाएगा। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। देखो बोल रहा है व्हाट इज द इफेक्टिव डिस्काउंट फॉर द स्कीम बाय 5 गेट 3 5। तो देखो ओवरऑल तुम्हें मिला कितना 8, और तुम्हें प्राइस कितने का पे करना पड़ा 5, यानी तुम्हारा जो डिस्काउंट हो गया वो 3/8 का हो गया, जिसको हम बोलते हैं 37.5%। इसको कैसे देखना है, इसको हमेशा देखना है ऐसे कि तुम्हें मिला कितना। तो हमें मिला 8, तुमने पैसे का कितना का पे किया यानी 5 का, इसका मतलब तुम्हें डिस्काउंट कितने का मिल गया, 3 का डिस्काउंट मिल गया 8 के ऊपर, इसको हम बोलते हैं 37.5%। ये हो गया तुम्हारा आंसर। इसको हमेशा इस तरीके से सोचना, आसानी से निकल जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ये वैल्यू है sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर √2 cos थीटा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा माइनस sin थीटा। इसके लिए देखो एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, वो तुम्हें याद रखना पड़ेगा, मैं बताता हूँ। देखो ये होता है a sin थीटा प्लस b cos थीटा का वैल्यू अगर m के बराबर होता है, तो अगर मैं इसको एक्सचेंज करके लिखना होता है तो ये होगा तुम्हारा b sin थीटा, माइनस कर लो या प्लस कर लो, डजेंट मैटर, मैटर नहीं करता, प्लस माइनस दोनों मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, बराबर a cos थीटा का वैल्यू अगर n होता है तो इसके बीच रिलेशन बनता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का। ठीक है, इसी चीज का इस्तेमाल करना होता है ऐसे केसेस में, मैं यहाँ करके दिखाता हूँ। अगर तुम्हें नहीं पता था तो इसको नोट डाउन कर लेना, अगर पता है तो अच्छी बात है। देखो इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं, तो देखना यहाँ a और b का वैल्यू कितना बन रहा है। यहाँ देखो a और b का वैल्यू, अब देखो a और b का वैल्यू यहाँ देखो 1 है 1 है 1 है और 1 है। ठीक है, तो यहाँ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या दिया हुआ है, मैं लिख लिख के बता रहा हूँ ताकि तुम्हें बाद में कंफ्यूजन ना हो। ये कॉस थीटा लिखना था मुझे, देखो ये कॉस थीटा था, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और ये वैल्यू है √2 कॉस थीटा, और ये वैल्यू है तुम्हें कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब इसको मैं m बोल रहा हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ भी a और b का वैल्यू 1 1 है, यहाँ देखो 1 है 1 है, यहाँ भी 1 है 1 है, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जब करोगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर, यहाँ देखना कितना बनेगा, और ये m के बराबर था ये, और ये n के बराबर है। ठीक है, मैं इसको n बोलता हूँ, उसको m बोलता हूँ, ये तुम्हारा n के बराबर है। इसका स्क्वायर करोगे m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर करना है तुम्हें, तो m स्क्वायर करोगे तो ये बन जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा के बराबर, और n स्क्वायर तुम्हारा ये होगा, n का वैल्यू तुम्हें निकालना है। देखो यहाँ से 2 बनेगा माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा बराबर तुम्हारा n स्क्वायर होगा। देखो n स्क्वायर का वैल्यू कितना बन जाएगा, 2 कॉमन कर लोगे तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। तो n का वैल्यू कितना हो गया √2 साइन थीटा, ये हो गया तुम्हारा इसको करने का तरीका, ये है तुम्हारा आंसर। ठीक है, √2 साइन थीटा। वैसे ये बहुत ही बार पहले भी रिपीट हो चुका है, मुझे तो आंसर याद हो गए इसके देख देख करके, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का ही सवाल है, बहुत बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, तो इसको तुम चाहो तो डायरेक्ट ध्यान में भी रख लेना कि ऐसे अगर पूछेगा √2 cos थीटा दिया हुआ रहेगा तो तुम्हारा √2 साइन थीटा आंसर होगा। ठीक है, बहुत बार रिपीट हो चुका है प्रीवियस में, और आगे भी रिपीट होते ही रहेंगे क्योंकि ये हमेशा ही रिपीट होते हैं ऐसे सवाल। चलो 20 की बात करते हैं। तो बोल रहा है व्हाट इज द रेडियस ऑफ नॉर्मल सिलेंडर व्हिच हाइट इज 21 सेंटीमीटर एंड कर्व सरफेस एरिया इज 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो 1386 देख करके तो वैसे तुम्हें याद होना चाहिए कि 154 इंटू 9 लिखा हुआ है, इसका मतलब रेडियस बराबर 9 होगा, रेडियस बराबर 21 होगा जब ये एरिया दिया हुआ रहेगा। अगर एरिया दिया हुआ रहेगा सर्कल का 1386 तो रेडियस तुम्हारा 21 होता है। ठीक है, ये याद रखने वाली बात है, यहाँ इसका कोई मतलब नहीं बनता। तो यहाँ क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है तुम्हें कि 2πRh का वैल्यू दिया हुआ है 1386, और देखो h का वैल्यू 21 दिया हुआ है तुम्हें। अब देखो 2πr का वैल्यू हम यहाँ से चाहे तो निकाल सकते हैं, 21 से डिवाइड करो इसको। देखो 21 है 138 है यानी 26, यानी 126 6 बार हम जा सकते हैं, 126 12 बचेगा और फिर से 6 यानी 26 फिर से जाना पड़ेगा 6 बार, यानी 66 टाइम्स तुम्हारा ये कैंसिल आउट हो रहा है, यानी 2πr का वैल्यू 66 है, r का वैल्यू क्या बोलोगे 10.5। क्या पूछ रहा है व्हाट इज द रेडियस, ये हो गया तुम्हारा 10.5 आंसर। इतना क्विकली कैसे हो जाते हैं, क्योंकि ये डेटा तुम्हें याद रखना होता है। ठीक है, ये मैंने तुम्हें बहुत बार बताया हुआ है, जब भी r बराबर रहे 7 तुम्हारा पेरीमीटर बनता है 44, r बराबर हो गया 14, ये होता है तुम्हारा 88 के बराबर, और अगर 10.5 है ये होता है तुम्हारा 66 के बराबर, 21 हो गया, तो ये हो गया तुम्हारा, इसका डबल कर लो 132 के बराबर।
ठीक है, तो ये सब डेटा याद रखो तो क्विकली आंसर निकल जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो 21 क्या बोल रहा है, देयर आर थ्री टैप्स ए बी सी इन अ टैंक, each can fill the tank in 10 hour, 20 hour and 25 hour respectively. At first all three taps are opened simultaneously. After 2 hours tap C is closed and tap A and B keep running. After 4 hours tap B is also closed. The remaining tank is filled by tap A alone. Find the percentage of the work done by tap A itself. देखो मैं हिंदी कर देता हूँ। देखो एग्जैक्टली बोल क्या रहा है कि एक टैंक है, उसमें ए बी सी तीन नल लगे हुए हैं उसमें बेसिकली, और ये तीनों, एक 10 आवर में भरता है, एक 20 आवर में भरता है और एक लास्ट वाला 25 आवर में भरता है। तो बोल रहा है कि तीनों को एक साथ खोल दिया गया, इसके 2 घंटे बाद टैप सी को बंद किया जाता है और ए और बी काम करते रहता है। फिर 4 घंटे के बाद बी को भी बंद किया जाता है। तो बोल रहा है कि जो तुम्हारा बाकी का रिमेनिंग जो फिल किया गया वो ए के द्वारा किया गया, तो बताओ कि ए कितना परसेंट काम को किया है। देखो इतनी सी बात बोल रहा है, देखो क्विकली हम करते हैं कैसे। देखो अभी ये 10 आवर 20 आवर 25 आवर में कर रहा है, तो मैं एग्जैक्टली इसका एलसीएम लूंगा और ये 100 आएगा। तो मैं क्या बोलूंगा कि 100 यूनिट का टोटल काम था। ठीक है, 100 यूनिट का टोटल काम था। अब देखो ये 100 हो गया। अब 100 लेने का ये फायदा क्या होगा ना, कि ये परसेंटेज के रूप में भी हम इसको बोल सकते हैं कि अगर टैंक ए तुम्हारा, टैप ए, नल ए जो है तुम्हारा, वो अगर 10 घंटे में भरता है 100 यूनिट, यानी एक घंटे में वो कितना परसेंट काम कर रहा है, तो 10% काम कर रहा है। मैं परसेंटेज के रूप में डायरेक्ट ही लिख दे रहा हूँ क्योंकि फाइनली मुझे परसेंट के रूप में ही आंसर देना है। फिर तुम्हारा ये ए है। बी की बात करें तो एक घंटे में वो 5% काम करेगा क्योंकि 20 आवर उसे लग रहा है, तो यानी 5 यूनिट का काम करेगा, यानी 5% का काम करेगा। सी की बात करें तो 25 आवर में काम करता है, इसका मतलब 4 एक घंटे में वो सी एक घंटे में 4% का काम करेगा, यानी 4 यूनिट का काम करेगा, या फिर 4% बोल लो, बात इक्वल होगा क्योंकि हमने 100 यूनिट लेके चला है। अब देखो जैसे बोल रहा है मैं वैसे कर लेता हूँ। क्या बोल रहा है कि 2 घंटे के बाद पहले तीनों को एक साथ खोला गया, 2 घंटे के बाद टैप सी को बंद किया गया, यानी सी के द्वारा कितना काम होगा, तो 4% इंटू 2 करोगे यानी 8% काम सी करेगा। फिर बोल रहा है ए और बी काम कर रहा है। आफ्टर 4 आवर टैप बी इज ऑल्सो क्लोज, यानी 4 घंटे बी काम कर रहा है। 4 घंटे बी काम करेगा तो देखना 5% करता है एक घंटे में, 4 घंटे में वो 20% काम करेगा। तो 28% अगर इन दोनों ने करा है, इसका मतलब ए कितना काम कर रहा है, 72%। 20 प्लस 8 28, और 28 जब माइनस करोगे 100% में से तो ए 72% काम करेगा। तो ये हो गया तुम्हारा आंसर। नहीं तो तुम ऐसे भी कर सकते थे, अगर परसेंटेज तुम्हें अगर प्रॉब्लम लगता है तो इसको यूनिट बना दो। ठीक है, यूनिट में तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। देखो मैं इसको यूनिट अगर बना देता हूँ, मैं परसेंटेज डायरेक्ट इसलिए लेके चल गया क्योंकि तुम्हारा ये 100 यूनिट बन रहा था और 100% 100 यूनिट एक ही चीज होता है। तो देखो ये 1 आवर में कितना काम करेगा, 10 यूनिट का काम करेगा। फिर तुम्हारा बी कितना काम करेगा, 5 यूनिट का काम करेगा। सी कितना काम करेगा, 4 यूनिट का काम करेगा। सी को जब 2 घंटे काम कराओगे तो 8 यूनिट करेगा सी। फिर बी तुम्हारा 4 घंटे काम कराओगे तो ये करेगा तुम्हारा 20 यूनिट का काम करेगा, यानी तुम्हारा बच जाएगा 72 यूनिट, जो कि ए करता है। और टोटल तुम्हारे पास 100 था, उसको बोलोगे 72% का काम ए द्वारा किया गया। ये हो गया तुम्हारा आंसर। ठीक है, आसान सा सवाल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। देखो बोल रहा है एरिया ऑफ सर्कल इज 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कल। देखा और सीधे बोला 21 सेंटीमीटर। ये हो गया तुम्हारा आंसर, क्योंकि ये डेटा तुम्हें याद होना चाहिए। आर बराबर 7 है तो 154 हो गया एरिया। आर बराबर तुम्हारा अगर 14 है, ये हो गया 616 एरिया। आर बराबर 21 है, तुम्हारा 1386 एरिया है। और बीच में भी इसको भी याद रखो, आर बराबर अगर 10.5 है तो ये होता है 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये सब डेटा याद होना चाहिए। ये एरिया वाला है। फिर तुम्हारा ये पेरीमीटर वाला मैं इधर लिख देता हूँ। पेरीमीटर कैसे चलता है, आर बराबर 7 हो तो ये 44 सेंटीमीटर होता है। आर बराबर 10.5 है तो ये 66 सेंटीमीटर होता है। आर बराबर 14 है तो ये 88 सेंटीमीटर होता है। और आर बराबर 21 है तो ये 132 सेंटीमीटर होता है। ये पेरीमीटर सर्कल के केस में, और ये एरिया इस तरीके से चलता है। ये सब वैल्यूज याद होना चाहिए ताकि क्विकली कर सको। देखो पूछ रहा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। देखो साइन साइन है 1 प्लस कॉस थीटा, सीधे हमारा दो कॉस थीटा। ये मैंने तुम्हें याद करवाया हुआ वैल्यू है। जाओ, अगर प्लेलिस्ट अभी भी नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट तुम्हें मिल जाएगा चैनल पे। उसमें एक है जो कि यूनिक चीजें जो भी मैंने पढ़ाई है, यूनिक चीजें, ये तुम्हें और कोई नहीं बताएगा। ये यूनिक है क्योंकि बहुत सारी चीजें इसमें से जो मैंने डराइव करी है वो खुद से डराइव की हुई चीजें हैं। तो वो ये यूनिक चीजें बहुत सारी तुम्हें लगेंगी। और ये इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट तुम जाओ उसमें से देखो। वीवो का 2 वीडियो आया था और उन 2 वीडियो में ये सब सारी चीजें पढ़ाए हुए मैंने। तो अगर दिक्कत हो रहा है तो वहां जाकर के देख सकते हो। चलो मैं मूव कर रहा हूँ आगे। देखो क्या बोल रहा है, शॉपकीपर सेल्स हिज आइटम्स यूजिंग अ फॉल्टी बैलेंस व्हिच मेजर्स 25% लेस। देखो यहाँ से 25% लेस दे रहा है, इसका मतलब
अगर ये -1/4 तोल रहा है तो तुम्हें प्रॉफिट जो होगा वो +1/3 का प्रॉफिट होगा। यहाँ से इतना पढ़ते ही मुझे मालूम है। अब देखो क्या बोल रहा है, ही देन मार्क्स अप हिज आइटम 15% अबव द कॉस्ट प्राइस। देखो क्या बोल रहा है, तुम्हारा प्रॉफिट था 1/3 का, इसका मतलब 4/3 हो गया तुम्हारा। फिर क्या बोल रहा है, 15% अबव द कॉस्ट प्राइस मार्क किया, यानी 23/20 कर दिया इस वैल्यू को। फिर क्या बोल रहा है, ही आल्सो गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 10%, यानी फिर से इस वैल्यू को 9/10 कर दिया। क्या बोल रहा है, देन फाइंड हिज नेट प्रॉफिट परसेंटेज ऑन 1 kg आइटम। बस इसको कैलकुलेट करते हैं, वैल्यू आ जाएगा तुम्हारा। देखो 3 से ये 3 टाइम्स चला जाएगा, 4 से ये 5 टाइम्स चला जाएगा, और कुछ है नहीं हो पा रहा है, यानी 69/50 हो गया तुम्हारा वैल्यू। कोई वैल्यू एक था वो हो गया 69/50, इंक्रीज कितने का हो गया, 19 का इंक्रीज हो गया 50 के ऊपर, जिसको हम बोलते हैं 38% का इंक्रीज है, और यही तुम्हारा प्रॉफिट परसेंटेज हो गया। ये हो गया तुम्हारा आंसर। इतना इजी सवाल है ये, सही से करोगे बस इतना आसानी से निकल जाते हैं। चलो मैं मूव करता हूँ आगे, क्योंकि ये सब चीजें मैंने पढ़ाया हुआ है तो अब मैं बहुत बेसिक्स में नहीं जा रहा हूँ। चलो देखो क्या बोल रहा है, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का होता कितना है, 3 पाई आर स्क्वायर। और इस वैल्यू वैल्यू को देखो 3 इंटू 154 लिखा हुआ है, यानी रेडियस क्या बोलोगे यहाँ से सीधे 7 सेंटीमीटर, डायमीटर कितना हो गया 14 सेंटीमीटर। ये हो गया तुम्हारा आंसर। तो देखो अगर ये वैल्यू, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना कि ये सब वैल्यूज याद होना चाहिए। 154 इंटू 3 ये तुम्हें दिख जाना चाहिए था, वही 154 इंटू 4 होता तो 616 हो जाता एरिया। एरिया अगर पाई आर स्क्वायर का वैल्यू अगर 616 होता है तो आर बराबर तुम्हारा 14 हो जाता है। इस वाले केस में क्या था, पाई आर स्क्वायर का वैल्यू 154 हो गया, क्योंकि ये टोटल सरफेस एरिया जो होता है हेमिस्फीयर का वो 3 पाई आर स्क्वायर होता है, और 3 से जब इसको मल्टीप्लाई करोगे 154 को तो वो 462 होता है। इसका मतलब तुम्हारा पाई आर स्क्वायर का वैल्यू 154 है, और अगर 154 है पाई आर स्क्वायर का वैल्यू, इसका मतलब आर का वैल्यू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो डायमीटर 14 सेंटीमीटर। ये हो गया तुम्हारा आंसर। तो बेसिक सवाल है, इसको ज्यादा समय नहीं लगाने होते हैं ऐसे सवालों में। चलो देखो अगला क्या बोल रहा है, सम बिकम्स 7436 इन 2 ईयर्स व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली एट द रेट ऑफ 4% पर एनम, व्हाट वाज द सम। देखो एनुअली की बात कर रहा है, 4% है, 2 बार लगाओगे 2 ईयर के लिए, तो 4 और 4% अगर लगाओगे 2 बार सक्सेसिव तो वो बनता है 8.16%। अब देखो इसमें से कौन से वैल्यू को 8% से बढ़ाओगे तो तुम्हारा ये वाला वैल्यू मिलेगा, बस यही चेक कर लेते हैं और ज्यादा समय नहीं लगाएंगे। 70/175 है, 8% से बढ़ाओगे 7500 पे पार चला जाएगा, क्योंकि 70 इंटू जब 8 करोगे तो ये वैल्यू 560 से प्लस होने वाला है, और तुम्हारा तो 8.16 कैलकुलेट करना, तो ये 75 से जाएगा, ये गलत हो गया तुम्हारा। 6200 को कितना भी बढ़ा दो 10% 20%, तुम्हारा 7400 नहीं बनेगा, ये भी वैल्यू गलत हो गया। 6500 को अगर 10% भी बढ़ाओगे तो 650 बढ़ता है, और 650 7000 के पास ही पहुंचोगे, ये भी वैल्यू गलत हो गया तुम्हारा, बच गया वही तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इसको ऑप्शन एलिमिनेशन से भी थोड़ा सा कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके, परसेंटेज का इस्तेमाल करके हम निकाल सकते हैं क्विकली। चलो मैं मूव करता हूँ आगे। देखो अगला सवाल क्या बोल रहा है, इफ द एरिया ऑफ बेस ऑफ अ कोन इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या बोलोगे। आर बराबर तुम्हें 7 पता चल चुका है, एंड द एरिया ऑफ कप सरफेस एरिया इज 550। देखो ये वैल्यू मुझे पता है, पाई एर आर एल बराबर अगर 550 होता है ना, तो तुम्हारा आर का वैल्यू 7 होता है, एल का वैल्यू 25 होता है। क्यों, क्योंकि पाई का वैल्यू होता है 22/7, 7 कैंसिल आउट होते हैं, 22 इंटू 25 तुम्हारा बच जाता है। ये इतना बार तुम्हें रिपीट होता है प्रीवियस ईयर में कि ये वैल्यू तुम्हें याद रखने होते हैं। पाई आर एल बराबर जैसे ही 550 देखोगे, क्या बोलना है कि आर बराबर 7 और एल बराबर तुम्हारा 25 होता है। ये सब बोलना नहीं चाहिए, मतलब इसको इस तरीके से याद मत रखो, लगातार बनाते रहो, बनाते रहोगे तो याद खुद ब खुद हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मुझे क्या पता चल गया, तुम्हारा जो बन रहा है एच एल और आर है, ये 7 है, ये तुम्हारा 24 है, और ये 25 है, क्योंकि एल का वैल्यू यहाँ से मैंने 25 फाइंड आउट कर लिया। क्या पूछ रहा है, फाइंड इट्स वैल्यू वॉल्यूम 1/3, पाई आर स्क्वायर का वैल्यू 154, एच का वैल्यू तुम्हारा 24। देखो 8 टाइम्स चला जाएगा, 154 इंटू 8 करोगे 1200 प्लस 32, 1232, ये हो गया तुम्हारा आंसर। आसान सवाल है, रिपीटेड सवाल है, डेटा रिपीटेड है, तो मैं ज्यादा समय नहीं लगाऊंगा इन सवालों पे। चलो मैं मूव करता हूँ। देखो बोल रहा है, मर्चेंट मार्क्स अप द प्राइस ऑफ हिज गुड्स बाय 40%, यानी 140 कर दिया। ठीक है, 100 था अगर उसका कॉस्ट प्राइस तो 140 कर दिया। दे ही देन सेल्स 1/5 ऑफ हिज गुड्स एट डिस्काउंट ऑफ 10%। अब देखो 1/5 मैंने ये कराए हुए हैं ये सब सवाल, इसको मैं बोलता हूँ कि ये प्रॉफिट परसेंटेज ऑन, मैंने टाइप वाइज भी तुम्हें कराए हुए थे, प्रॉफिट परसेंटेज ऑन बेस वैल्यू। ठीक है, बेस वैल्यू पे कैसे कैलकुलेट करना होता है। देखो यहाँ पे 1/5 बेच रहा है, तो मैं 1/5 को मल्टीप्लाई करूंगा किससे, 10% का डिस्काउंट देगा 140 के ऊपर, तो प्रॉफिट कितने का बनेगा, 26 का बनेगा। इसका 10% जब इसमें माइनस करोगे 14, तो 26% का प्रॉफिट बनेगा, तो मैं 1/5 इंटू 26 लिखूंगा प्लस।
फिर बोल रहा है हाफ ऑफ गुड्स एट द मार्क प्राइस, यानी 1/2 को कितने पे बेच रहा है, मार्क प्राइस पे, यानी 40% का यहाँ से प्रॉफिट उसको मिलने वाला है। फिर देखो क्या बोल रहा है, रेस्ट ऑफ द गुड्स एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। अब देखो यहाँ 20% चला गया, यहाँ 50%, 70% चला गया है, बच गया तुम्हारा 30%, जिसको मैं बोलूंगा 3/10। इसको कितने के प्रॉफिट पे बेच रहा है, तो डिस्काउंट दे रहा है 20% का, इस पे 20% का डिस्काउंट दो, 28 माइनस करोगे 12% का यहाँ से प्रॉफिट मिलेगा। क्या पूछ रहा है, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज, बस इस वाले वैल्यू को कैलकुलेट करो, आंसर मिल जाएगा। देखो 26 से डिवाइड करोगे 5.2 मिलेगा, प्लस यहाँ से 20 मिल जाएगा, यहाँ से कितना मिलेगा, 36/10 करोगे 3.6, कैलकुलेट करो, 28.8 मिल रहा है। ये हो गया तुम्हारा आंसर, ये हो गया आंसर। ठीक है, तो इतना आसान चीजें हैं अगर इसको सही से करोगे तो। ठीक है, आसान सा वैल्यू। चलो मैं मूव करता हूँ। देखो बोल रहा है कॉस की पावर 4 अल्फा माइनस साइन की पावर 4 अल्फा 5/6। देखो ये क्या होता है ना, ये कॉस 2 अल्फा का वैल्यू है बेसिकली 5/6, और ये भी वैल्यू तुम्हारा कॉस 2 अल्फा ही लिखा हुआ है, यानी 5/6 ही तुम्हारा आंसर है। क्यों, क्योंकि देखो ये जब ये पावर 4 है तो इसको अगर ब्रेक करोगे तुम, तो ब्रेक करोगे तो मिलेगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बराबर 5/6। इस वाले वैल्यू को हो जाता है 1, और ये वाला वैल्यू तुम्हारा क्या लाता है, कॉस 2 अल्फा के बराबर, और ये वाला वैल्यू भी क्या होता है, कॉस 2 अल्फा के बराबर ही होता है। तो ये फाइनल वैल्यू तुम्हारा दोनों इक्वल रहेगा। ठीक है, बेसिकली फॉर्मूला टेस्ट कर रहा है कि तुम्हें आता है कि नहीं। फॉर्मूला पता है तो ये सवाल क्विकली कर सकते हो। चलो मैं मूव कर रहा हूँ आगे। देखो 30 नंबर में आगे क्या बोल रहा है, अ सुपरमार्केट ऑफर्स द फॉलोइंग डिस्काउंट स्कीम्स फॉर बायर्स। सुपरमार्केट जो है तुम्हारा डिस्काउंट दे रहा है बायर्स के लिए। क्या बोल रहा है, पहला 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 25 एंड 15%। ओके, तो देखना मैग्नीट्यूड की मैं बात करूंगा, यहाँ पे 40% आ रहा है। फिर क्या बोल रहा है, सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 35% एंड 5%। मैग्नीट्यूड यहाँ पे भी 40% है। मैग्नीट्यूड एग्जैक्ट डिस्काउंट परसेंटेज ये नहीं है, ये मैग्नीट्यूड है। बोल रहा है डिस्काउंट ऑफ 38%, ये देखो ना 38% है। क्या पूछ रहा है, विच ऑफर इज बेटर फॉर द कस्टमर। देखो कस्टमर के हिसाब से हमें पता करना है कि कौन सा हमारे लिए बेहतर है। तो एज ए कस्टमर हम क्या चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट दे। इसका मतलब ये वैल्यू मुझे बड़ा से बड़ा वैल्यू चाहिए। ठीक है, बड़ा से बड़ा वैल्यू चाहिए। अब देखो इसको क्या करोगे, 25 और 15 है, 40 तो होगा लेकिन इसमें कुछ माइनस हो जाएगा, वो कितना होगा 25 × 15, 25 × 15 करोगे 375 होता है, इसका मतलब 3.75 माइनस करना पड़ेगा। ये वैल्यू देखना कितना बन जाएगा 36.25। ठीक है, ये वाला वैल्यू देखो 35 × 5 करोगे, 40 में से माइनस करना पड़ेगा, 35 × 5 करोगे 175, 1.75। ये वाला वैल्यू कितना बन जाएगा 38.25% के अराउंड बन जाएगा। 35 × 5 175 होता है, तो 1.75 माइनस करोगे 38.25% यहाँ का डिस्काउंट मिलेगा। तीसरा में डायरेक्ट 38% डिस्काउंट दे रहा है, सबसे ज्यादा कौन दे रहा है, तो 38.25%, यानी तुम्हारा सेकंड वाला आंसर हो जाएगा। ये हो गया तुम्हारा आंसर, क्योंकि एज ए कस्टमर हम चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट दे। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट जो दे रहा है वो हमारा आंसर हो जाएगा। ये 36% डिस्काउंट दिया, ये 38.25% का डिस्काउंट दिया, और ये 38% का डिस्काउंट दिया, तो सबसे ज्यादा सेकंड वाला दिया, इसलिए हमारा आंसर सेकंड वाला होगा। चलो मैं मूव करता हूँ। देखो 31 क्या बोल रहा है, अ रिटेलर ऑफर्स द फॉलोइंग डिस्काउंट स्कीम्स फॉर बायर्स ऑन एन आइटम, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 15%। पहले केस में क्या दे रहा है, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 15%। देखो एग्जैक्ट होगा कितना जाएगा, 30 में से माइनस करना पड़ेगा 2.25, तो ये बन जाएगा तुम्हारा 27.75% का ओवरऑल डिस्काउंट। फिर क्या बोल रहा है, डिस्काउंट ऑफ 20 फॉलोड बाय डिस्काउंट ऑफ 30। ये देखो 30 हो जाएगा, माइनस 200 करोगे, माइनस 2 करना पड़ेगा, यानी ये 28% का डिस्काउंट बनेगा। देखो ये टोटल 30% का डिस्काउंट हो जाएगा। क्या पूछ रहा है, अंडर विच स्कीम द सेलिंग प्राइस विल बी मैक्सिमम। देखो बोल रहा है कि सेलिंग प्राइस मैक्सिमम चाहिए, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा तुम्हें, डिस्काउंट को मिनिमम रखना है इस केस में। पिछले वाले केस में हमें डिस्काउंट को मैक्सिमम देना था, इस वाले केस में अगर सेलिंग प्राइस को मैक्सिमम रखना है तो डिस्काउंट हमें मिनिमम देना पड़ेगा। तो देखो सबसे कम डिस्काउंट कौन दे रहा है, ये है 27.75, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आपका आंसर 1 नंबर का हो गया। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। तो बोल रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस क्यू थीटा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। देखो इसको करने के लिए हमें मैनिपुलेट ही करना पड़ेगा, बेसिकली इसका ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर इसको हम इस्तेमाल करेंगे तो हम निकाल पाएंगे, जो दिया हुआ उसी से हम निकालने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे दिया हुआ कॉट स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे है कॉट की पावर 6 थीटा। देखते हैं हम कॉट बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो दिया हुआ है उसी से हम कुछ निकाल सकते हैं। देखो मैं यहाँ कॉट बनाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ देखो कॉस स्क्वायर को मैं नीचे लाऊंगा, तो यहाँ देखना कितना बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा कॉस थीटा तुम्हारा बचा हुआ रह जाएगा। यहाँ पे ये तुम्हारा tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया, कॉस थीटा का वैल्यू बन गया। देखो कॉट स्क्वायर चाहिए, तो मैं उल्टा कर रहा हूँ इसको भी और इसको भी, तो यहाँ से क्या बोलोगे कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा
सेक थीटा। अब देखो मैं यहाँ पे सेक थीटा पुट करना चाहता हूँ, मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि तुम्हें क्लियर क्वेश्चन दिखता रहे। देखो तो इसको बेसिकली क्वेश्चन यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, तो देखना ये कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या हो गया, सेक थीटा, यानी सेक थीटा माइनस, देखो ये कॉट की पावर 6 थीटा है और ये कॉट स्क्वायर थीटा बराबर सेक थीटा है, तो मैं बेसिकली इसका अगर क्यूब करूंगा, इसको इस तरीके से अगर क्यूब करूंगा तो ये पावर 6 बन जाएगा। इसका मतलब ये सेक थीटा माइनस सेक क्यूब थीटा लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ, सेक कॉमन ले लेते हैं, ये वैल्यू देखना हो जाएगा 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा जाना पहचाना हो लगेगा तुम्हें, क्यों, क्योंकि देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो होता है वो tan स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। इसका मतलब सेक थीटा, अगर मैं माइनस को बाहर निकाल दूं तो ये वैल्यू कितना बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को हम क्या बोल सकते हैं, ये होता है tan स्क्वायर थीटा, तो ये हम बोलेंगे कि ये tan स्क्वायर थीटा के बराबर हो गया। अब लेकिन यहां से एक वैल्यू देखना, यहां से मुझे पता है कि tan स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू है वो इस क्वेश्चन के लिए cos थीटा के इक्विवेलेंट है। तो यहां देखना माइनस सेक थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या लिख दोगे, cos थीटा। अब देखो सेक थीटा इंटू cos थीटा मल्टीप्लाई होकर तुम्हें -1 दे देगा और ये तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना होता है ना, लॉजिक और अप्रोच को समझो। अप्रोच क्या होना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस के लिए, कि जो तुम्हें दिया हुआ है वो क्या हम इससे निकाल सकते हैं, जो यहां हमें पूछ रहा है वो क्या हम इससे निकाल सकते हैं, ये होता है माइंडसेट ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए, जो तुम्हें इस तरीके से सवाल दिया हो रहेगा। तो अगली बार से जब ऐसे नए सवाल दिखे तुम्हें, तो जो ये दिया हुआ है निकालने के लिए उसको तुम बनाने की कोशिश करना, जो तुम्हें दिया हुआ है मटेरियल उससे, तो ये क्वेश्चंस बन जाते हैं। ये उसका थॉट प्रोसेस है इस क्वेश्चन को करने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं समझ में आपको। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो बोल रहा है कि हमें स्फेरिकल बॉल ऑफ इंटरनल रेडियस 6 सेंटीमीटर कंटेन्स अ लिक्विड, दिस लिक्विड इज टू बी फिल्ड इनटू सिलेंड्रिकल शेप्ड स्मॉल bottles of diameter 2 cm and height 4 cm. How many bottles will be needed to empty the ball? देखो मैं हिंदी कर देता हूं। बोल रहा है कि एक हेमिस्फेरिकल बॉल है जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसमें लिक्विड भरा हुआ है, इस लिक्विड को तुम्हें सिलेंड्रिकल शेप वाले स्मॉल बॉटल में भरना है जिसका कि रेडियस दिया हुआ 1 सेंटीमीटर समझो, क्योंकि डायमीटर 2 सेंटीमीटर है तो रेडियस 1 सेंटीमीटर और हाइट 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि ऐसे कितने बॉटल की जरूरत होगी, तो बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम बराबर करना पड़ेगा। मैं वॉल्यूम लिखने की कोशिश करता हूँ हेमिस्फेरिकल बॉल का, वो क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। मैं पाई नहीं लिखूंगा क्योंकि इधर भी तुम्हारा सिलेंडर है तो उधर भी पाई और इधर भी पाई, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। वॉल्यूम लिखता हूं मैं 2/3 पाई आर क्यूब, 6 का क्यूब बनेगा, इधर क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच, आर का वैल्यू 1 दिया हुआ 1 का स्क्वायर, एच कितना होगा 4 बस। और ये मैं मान के चल रहा हूं कि n बॉटल्स यहाँ पे हैं तो वॉल्यूम बराबर हो जाएगा, बस इनका वैल्यू कैलकुलेट करते हैं निकल जाएगा आंसर। देखो 3 से कैंसिल आउट करते हैं, तो ये 3 से ये 216 है, 216 कितना बार में जाएगा, 6 का क्यूब 216, 3 से डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा 72 के बराबर। 4 से डिवाइड करते हैं 72 को, 18 टाइम जाएगा, n का वैल्यू कितना आ गया 36, ये हो गया तुम्हारा आंसर। ठीक है, आसान सा सवाल है, क्या करना था बेसिकली वॉल्यूम बराबर करना था। मैं पाई नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि अगर पाई लिखोगे तो वैसे भी कैंसिल आउट होना ही है, 1 का स्क्वायर में मत लिखो, तो बस ऐसे ही लिख दिया। बाकी क्विकली जितना कम लिखने का जरूरत है, जितना कम लिखने की कोशिश करोगे उतना जल्दी सवाल बनते हैं। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। तो क्या दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन, इतना दिया हुआ है, कॉट प्लस कॉसेक है और नीचे में कॉट ए माइनस कॉसेक है। देखो इसको वैसे तो वैल्यू रख करके भी कर सकते हो, लेकिन मेरे दिमाग में कुछ आ रहा है, वो क्या आ रहा है, देखो 1 अपॉन ये देखना कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू तुम्हें पता होता है, ये क्या होता है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का बराबर। क्यों, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 के बराबर होता है। तो यहां से कॉसेक 1 अपॉन कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, और 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का वैल्यू क्या होगा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा के बराबर। बस मैं इसी का इस्तेमाल करके देखो यहाँ पे वैल्यू क्विकली लिखने की कोशिश करता हूँ, ये तुम्हें बतलाने के लिए था, बाकी मैं वैल्यूज लिखता हूं। अब देखो इस केस में हम क्या करते हैं, देखो साइन कॉमन कर लेते हैं दोनों में, साइन ऊपर कॉमन कर लिया। अब देखो ये क्या है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा लिखा हुआ है, तो इसका वैल्यू क्या बनेगा ऊपर में जब ये जाएगा तो ये वैल्यू बन जाएगा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा के बराबर। अब देखो मैं इसको माइनस को चेंज कर रहा हूं, ये वैल्यू कितना बनेगा, ये देखना कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा हो जाएगा, और ये माइनस यहां चला आएगा पॉजिटिव के रूप में। ठीक है, मैंने बेसिकली माइनस को बाहर कर दिया, अब ये देखो पॉजिटिव हो गया। अब देखो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का वैल्यू क्या होगा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा के बराबर, और ये वैल्यू तुम्हारा -1 करना है, बस इसको कैलकुलेट करते हैं हो जाएगा। कॉट थीटा कैंसिल हो गया, साइन थीटा से मल्टीप्लाई करना है 2 कॉसेक थीटा और माइनस में 1 करना है। देखो यहाँ से
2 मिल जाएगा, cosec थीटा इंटू साइन थीटा 1 के बराबर हो जाएगा, 2 माइनस 1 करोगे 1 मिल जाएगा। कहाँ 1 दिया हुआ, नहीं दिया हुआ, यानी तुम्हारा आंसर हो गया गलत। या फिर मुझसे कोई मिस्टेक हो गया क्या, देख लेते हैं एक बार। साइन थीटा था, साइन थीटा को बाहर किया, cosec थीटा माइनस कॉट थीटा, ये तो सही है। cosec थीटा यहाँ से प्लस कॉट थीटा माइनस 1 बिल्कुल सही है। 2 माइनस 1 1 के बराबर होगा, तो 1 ही होना चाहिए था ऑप्शन आई थिंक। और नहीं तो फिर ये हो सकता है, अच्छा 3 दिया हुआ है तो ये हो सकता है कि इसको पॉजिटिव करने के लिए बोला हो। यहाँ ये अगर पॉजिटिव रहेगा तो 2 प्लस 1 3 बनेगा, या फिर ये भी हो सकता है। तो हो सकता है कि ये फिर पॉजिटिव रखना हो, उसको गलती से दे दिया हो, देख लेना। या फिर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ तो देख लेना, बट प्रोसेस आई थिंक यही रहेगा। ठीक है, वरना फिर और भी तरीके हैं, इसको चाहो तो तुम इसको भी यहाँ से साइन को बाहर लेके जा सकते हो और कैंसिल आउट करा के, या फिर अगर साइन बाहर करोगे तो ऊपर में स्क्वायर बन जाएगा, उस तरीके से भी बन जाएगा। साइन यहाँ से निकाल लोगे तो भी बन जाएगा। ठीक है, जैसे भी चाहो प्रोसेस कर सकते हो, वरना फिर वैल्यू पुटिंग से भी निकल जाएगा, कोई बड़ा चैलेंज नहीं आएगा इसमें। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ, 35 नंबर देखते हैं क्या बोल रहा है। देखो बोल रहा है द एरिया ऑफ बेस ऑफ ए कोन इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या बोलोगे, आर का वैल्यू तुम्हें पता है 14 सेंटीमीटर। If its slant height is 20 centimeter, then find the what is the total surface area of cone. Total surface area निकालना है। Total surface area क्या होता है, पाई आर इंटू आर प्लस एल। क्यों, क्योंकि पाई आर स्क्वायर होता है नीचे वाला उसका बेस, और पाई आर एल होता है उसका कर्व सरफेस एरिया, ये तो होता है टोटल सरफेस एरिया। चलो कैलकुलेट करते हैं। पाई का वैल्यू 22/7 लेना है, आर का वैल्यू 14 दिया हुआ है, आर का वैल्यू 14 और एल का वैल्यू 20 दिया हुआ है, यानी 34। चलो 7 से 2 टाइम्स जाएगा, यानी 44 इंटू 34 करना है मुझे। 44 इंटू 34 करोगे कितना मिल जाएगा, देखो यहाँ से 1320 मिल जाएगा। 44 इंटू 3 करोगे जब, क्योंकि 132 होता है, 4 बार और जाना पड़ेगा तो 176 इसमें और जोड़ना पड़ेगा, 6941 1496, ये हो गया तुम्हारा आंसर। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। देखो क्या बोल रहा है, इन एन असेंबली इलेक्शन अ कैंडिडेट गॉट 60% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स, 2% ऑफ द टोटल वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। इफ द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इज 1,50,000 देन फाइंड द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड इन द फेवर ऑफ दैट कैंडिडेट। देखो मैं हिंदी कर देता हूं, बोल रहा है कि एक असेंबली इलेक्शन में एक कैंडिडेट को 60% मिला है वैलिड वोट्स का, जितने भी टोटल वैलिड वोट्स थे उसका 60% इस कैंडिडेट को मिला है, और इसी कैंडिडेट का हमें पोल्ड वोट्स भी बताना है। और क्या बोल रहा है कि 2% जो है टोटल वोट्स का वो इनवैलिड कर दिया गया, यानी 98% जो है वोट्स उसको वैलिड माना गया है। टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने थे, तो टोटल नंबर ऑफ वोटर्स थे 1.5 लाख। तो आपको बताना है कि इस वाले कैंडिडेट को टोटल कितने वोट्स मिले हैं। तो देखो टोटल जो वोटर्स थे वो 1.5 लाख है, अगर इसमें से 2% को इनवैलिड कर दिया तो देखना इसका 2% कितना बनेगा, 1500 इंटू 2 करोगे 3000 बनेगा, यानी 1,47,000 जो वोटर्स हैं वो वैलिड वोट्स रहेंगे इस बार। और क्या बोल रहा है, इस कैंडिडेट को इसका 60% मिला, यानी 147 1470 गुना 60 करना है बेसिकली, तो 147 इंटू 6 कर लेते हैं, 840 प्लस 42, मैंने 140 प्लस 7 किया, उसको 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो 840 प्लस 42 यानी 88200, ये हो गया तुम्हारा आंसर, ये हो गया आंसर। ठीक है, क्योंकि इसका 60% ही ये टोटल वैलिड वोट्स था, और वैलिड वोट्स का 60% ही इस कैंडिडेट को मिला है, तो मैंने इसका 60% निकाल दिया। ठीक है, और ये हो गया तुम्हारा आंसर। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ, 37। देखो बोल रहा है ए गिव्स बी अ हेड स्टार्ट ऑफ 10 सेकंड। अच्छा देखो स्टार्ट का मतलब क्या होता है, बेसिकली ये क्या होता है कि जैसे दो कैंडिडेट है, मान लीजिए रेस यहाँ से शुरू होना था, अगर ये ए है और ये बी है, तो अगर ये क्या बोल रहा है ए गिव्स बी ए हेड स्टार्ट, तो ए क्या बोलेगा बी को कि तुम 10 सेकंड तक के लिए पहले दौड़ जाओ, उसके बाद मैं दौड़ूंगा। ठीक है, तो मान लीजिए बी 10 सेकंड में यहां तक पहुंचता है, तो बेसिकली बी यहां से स्टार्ट कर रहा है रेस, और ए यहां से स्टार्ट कर रहा है, ये अपना पुराने लोकेशन से ही स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं स्टार्ट देना, बस सिंपल सी बात है, बस इसको जानो। चलो आगे देखते हैं। इन अ रेस ऑफ 1500 मीटर एंड बोथ फिनिश द रेस एट द सेम टाइम। देखो बोल रहा है कि 10 सेकंड का स्टार्ट दिया उसको 1500 मीटर के रेस में, और दोनों जो है एक ही समय पे पहुंचा है। फिर क्या बोल रहा है, व्हाट इज द टाइम टेकन बाय ए इन मिनट्स टू फिनिश द रेस इफ अ स्पीड ऑफ बी इज 6 मीटर पर सेकंड। अब देखो एक का स्पीड भी तुम्हें दे दिया, 1500 मीटर का रेस था, एक का स्पीड 6 मीटर पर सेकंड है, इसका मतलब बी का जो स्पीड है वो 6 मीटर पर सेकंड है, यानी बी का जो टाइम लगा होगा वो देखो कितना लगा होगा, वो मुझे पता चल जाएगा। 1500 बाय 6 करोगे 250 सेकेंड्स, ई लगे इतना टाइम लगा है बी को लगे हैं 250 सेकेंड्स। और क्या बोल रहा था पहले कि ए जो है बी को 10 सेकंड का स्टार्ट दिया, इसका मतलब ए जो है रेस, क्योंकि इन दोनों ने टाइम सेम लिया है रेस को कवर करने के लिए, मतलब सेम समय पे खत्म किया है, तो अगर ये 250 सेकंड चला है, इसका मतलब ए कितना चला होगा, 240 सेकंड ही। क्यों, क्योंकि इसने ए ने बी को 10 सेकंड का स्टार्ट दिया था, तो 10 सेकंड पहले ये चले थे,
और 10 सेकंड ये पीछे से चला था, लेकिन दोनों सेम टाइम पे खत्म कर रहा है। इसका मतलब ये 240 सेकंड चला और ये 250 सेकंड चला। बस क्या पूछ रहा है, टाइम टेकन बाय ए। 240 सेकंड को हम क्या बोलते हैं, 4 मिनट के बराबर। ये हो गया आपका आंसर। आसान सा सवाल है, क्यों? क्योंकि आपको ये एक का दिया हुआ है, आपका टाइम दिया हुआ है, आपका जो है इसका स्पीड दिया हुआ है बी का, और डिस्टेंस भी दिया हुआ है, तो आप आसानी से टाइम निकाल सकते हो बी का, और बी का टाइम निकालने के बाद 10 सेकंड माइनस करोगे तो ए का समय भी मिल जाएगा। बस यही पूछ रहा था। चलो आगे देखते हैं। देखो यहाँ पावर 4 है, पावर 4 को हटाओ और पावर स्क्वायर में लाने की हम कोशिश करते हैं। देखो ये पावर 4 है दोनों का, मैं अगर इसको निकालूंगा तो ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और इनटू में हो जाएगा तुम्हारा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो ये तो वैल्यू होता है 1 के बराबर, लेकिन ये वैल्यू देखना, इसको हम बोलते हैं कॉस 2 थीटा। कॉस 2 थीटा के 3 फॉर्मूला होता है, अगर तुम्हें नहीं याद है तो मैं लिख दूंगा अभी। कॉस 2 थीटा और इसको नीचे में साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करना। देखो कॉस 2 थीटा को हम साइन स्क्वायर थीटा के फॉर्म में भी लिखते हैं, वो क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा के टर्म्स में। अब डिवाइड करना है इसको साइन स्क्वायर थीटा से, इसको देखो क्या लिखूंगा मैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस लिखना 2 बचेगा। अब देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा को हम टैन या कॉट के टर्म में लिख सकते हैं, टैन के टर्म्स में नहीं कॉट के टर्म्स में लिख सकते हैं, इसलिए हमारा आंसर तो कॉट के टर्म्स वाला ही होगा। देखो कॉट के टर्म्स में इसको कैसे लिखोगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 2, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। अब यहां से देखो माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसान सा सवाल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस चेंज करोगे तो हो जाएगा। देखो अगर फॉर्मूला किसी को नहीं याद है तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला तीनों लिख देता हूँ कि कॉस 2 थीटा को हम 3 फॉर्म में कैसे लिखते हैं। देखो कॉस 2 थीटा का साइन और कॉस में 3 फॉर्मूला होता है। देखो पहला क्या होता है, पहला होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी को बस साइन कॉस को चेंज करना होता है और ये फॉर्मूला निकल के आ जाते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर इसी को हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। बेसिकली क्या करना होता है, यहाँ साइन के फॉर्म में इसको लिख दोगे तो ये बन जाएगा, कॉस के फॉर्म में इसको लिख दोगे तो ये बन जाएगा, और ये फॉर्मूला रियल आपका होता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये 3 फॉर्म है, तीनों ध्यान में रखना, काम आएंगे। काम क्या, बेसिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तीनों हमेशा इस्तेमाल होते रहते हैं। ये आपका आंसर हो गया 38 नंबर का। चलो 39 देखते हैं। देखो बोल रहा है द प्राइस ऑफ द कार इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 35% एंड आफ्टर दैट द प्राइस इज डिक्रीज बाय 25%। देखो प्राइस इंक्रीज करने का मतलब क्या हो गया, उसको तुम मल्टीप्लाई करोगे 27/20 से। अब देखो 25% का डिडक्शन करना है, इसका मतलब उसको मल्टीप्लाई करोगे 3/4 से। फिर क्या बोल रहा है, व्हाट इज द नेट परसेंटेज चेंज इन द फाइनल प्राइस ऑफ द कार। देखो क्या हो गया, कैंसिल आउट तो हो नहीं रहे, यहाँ से हो गया 80 1/80, यानी 1/80 का इंक्रीज है इसमें। 1/80 को हम क्या बोलते हैं, 1.25%। ये हो गया तुम्हारा आंसर 1.25%, ये 1.25% के बराबर ही लिखा हुआ है। ठीक है, आसान सा सवाल है, ज्यादा समय इस समय नहीं लगाना है। चलो मैं अगला देखता हूँ। देखो बोल रहा है कोन शेप्ड storage tanks height and radius are 9 feet and 7 feet respectively. Determine how much liquid the tank can contain. देखो सिंपल सा सवाल है, बेसिकली वॉल्यूम पूछ रहा है तुमसे। देखो क्या करोगे वॉल्यूम के लिए, 1/3 पाई करना पड़ेगा। पाई का वैल्यू देखो यहाँ पे 3.14 लेना है, तो पाई का वैल्यू 7 मत लेना, ये हमेशा ध्यान देना। अगर ये पाई का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है तो जो दिया हुआ है वही लेंगे, अगर इसमें 22/7 लोगे बहुत मुसीबत हो जाएगी, इसलिए 3.14 ही लो। 1/3 पाई आर स्क्वायर क्या है, आर का वैल्यू दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, यानी आर स्क्वायर करोगे 49 बनेगा, और हाइट का वैल्यू क्या दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर। चलो कैलकुलेट करते हैं, ये हो गया 3 टाइम्स, नहीं मैं इसको 3 टाइम्स नहीं कैंसिल आउट करूंगा, यहाँ देखो इसको ना, इसको मैं 3 टाइम्स इसको डिवाइड करूंगा। वो क्यों, देखना ध्यान से, यहाँ से मैं इसको बोलूंगा 1.05 के अप्रॉक्स है, क्योंकि अगर ये 3.15 होता तो ये जब मैं इसको 3 से डिवाइड करता तो 1.05 बन जाता है। तो मैं क्या बोलूंगा कि 1.05%, 1.05 के ये अप्रॉक्स में वैल्यू रहेगा। अब देखना 49 इंटू 9 टाइम्स करोगे तो कितना मिलेगा, 490 में से 50 माइनस करो 440, उसमें से एक और माइनस कर दो, एक जोड़ दो तो 441। अब देखो 1.05 का मतलब क्या होता है, 1.05 का मतलब होता है कि किसी भी वैल्यू को 5% से इंक्रीज करना। तो देखो मैं इसको 5% से बस इंक्रीज कर दूंगा, यानी 4.41 इंटू 5 करूंगा, यहाँ से ये 22 के अप्रॉक्स वैल्यू बढ़ जाएगा। 441 प्लस 22 होता है 463, 463 के अराउंड में मुझे वैल्यू चाहिए। 71 हो गया, 50 हो गया, 35 हो गया, गलत हो गया, 461, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्मार्ट अप्रोच, स्मार्ट तरीके से कैलकुलेशन करना। तो ये जब भी तुम्हारा 3.14 रहे, ये मैं पहली बार नहीं कर रहा हूं, ये मैंने हमेशा ऐसे ही करा, जब भी तुम्हें 3.14 दे
तो जब भी तुम 1/3 से डिवाइड करोगे तो इसको 1.05 के अप्रॉक्स मान लेना और उससे वैल्यू कम आएगा हमेशा, ठीक है। तो तुम्हारा जैसे यहाँ मेरा 463 आया, तो मैं क्या बोलूंगा, इससे मुझे थोड़ा सा वैल्यू लेस चाहिए बस। तो यहाँ भी मैंने वही करा, हमेशा तुम ऐसे ही करोगे और बाकी जो मल्टीप्लीकेशन रहेगा उस वैल्यू को 5% से केवल बढ़ाना होता है, जैसे मैंने इस केस में करा। 441 था, उसको 5% से बढ़ाया, 22 के राउंड बढ़ेगा और 463 मुझे मिला, लेकिन इससे थोड़ा सा वैल्यू लेस चाहिए, तो 461 तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो कोडिमल क्या बोल रहा है, cos ए बराबर साइन स्क्वायर ए एंड ए साइन की पावर 12a प्लस बी साइन की पावर 10a प्लस सी साइन की पावर 8a प्लस साइन की पावर 6a बराबर 1 दिया हुआ है एंड फाइंड a प्लस बी प्लस सी। और ये हो गया तुम्हारा आंसर 3, यहाँ बनेगा 3 और तुम्हारा यहाँ बन जाएगा 1, इसमें तो कोफिशिएंट है नहीं, तो ये हो गया तुम्हारा 7, ये हो गया तुम्हारा आंसर। इतना जल्द क्यों हो गया? क्योंकि देखो ये प्रीवियस ईयर का सवाल है, इसको तुम्हें ध्यान रखना है। वो कैसे ध्यान रखना है मैं तुम्हें बताता हूँ। पहले समझो कि ये हुआ कैसे, उसके बाद कैसे ध्यान रखना है वो भी मैं बताता हूँ। तो इसको ये एक्चुअली होता क्या है ना, ये देखना, इसमें 4 टर्म तुम्हें दिख रहे होंगे, 1 2 3 4। अभी 4 टर्म देख करके मुझे इतना क्लियरिटी है कि ये किसी चीज का क्यूब रहा होगा, ठीक है। क्योंकि क्यूब में 4 टर्म होता है, जैसे ए प्लस बी का होल क्यूब होता है ना, ए प्लस बी का होल क्यूब करोगे तो क्या मिलेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से 4 टर्म मिलता है, तो मुझे 4 टर्म के बारे में आइडिया था, तो मैंने बोला कि ये किसी चीज का क्यूब रहा है। अब हम पता करेंगे कि किसका क्यूब रहा है। तो मैं बोलूंगा किसी वैल्यू है, किसी भी मान लेते हैं के वैल्यू है, के का क्यूब रहा है और ये वैल्यू 1 के बराबर हो गया है। ठीक है, इसका मतलब क्या बोलोगे कि के का जो वैल्यू भी रहेगा वो भी 1 के बराबर रहेगा। ये दूसरी बात। पहली बात हमने पता किया कि ये किसी चीज का क्यूब है, और दूसरी बात, क्योंकि ये क्यूब है किसी चीज का और उसका वैल्यू 1 है, इसका मतलब के का भी जो वैल्यू है वो 1 के बराबर ही होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से 2 बातें हमें पता चल गई, बस ये 2 बातों का हमेशा ध्यान रखना है तुम्हें जब भी ऐसे सवाल देखने को मिलेंगे। अब देखो किसका क्यूब है, हम वो फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो देखना बेसिकली, अच्छा इसको देखो, जैसे मान लीजिए कोई एक्स स्क्वायर का टर्म रहता है और उसको जब हम क्यूब करते हैं तो बेसिकली क्या होता है, पावर में मल्टीप्लीकेशन होता है, ये बन जाता है तुम्हारा एक्स के पावर 6। बेसिकली देख रहे हो पावर में मल्टीप्लीकेशन होता है। तो हमें पता है कि यहाँ भी हमने किसी चीज का क्यूब करा है, तो क्यूब करा है तो डेफिनेटली जिसका भी क्यूब करा है, जिन 2 टर्म्स का क्यूब करा है उनके मल्टीपल में मुझे 3 का मल्टीपल चाहिए। तो देखो यहाँ मुझे 3 के मल्टीपल दिख रहे हैं और यहाँ मुझे 3 के मल्टीपल दिख रहे हैं, ये दोनों में तो नहीं है। तो यहाँ देखो 3 का मल्टीपल है, 3 से डिवाइड कर देंगे, यानी साइन स्क्वायर ए का एक टर्म रहा होगा क्यूब बनाने में। और इससे क्या पता चल रहा है कि यहाँ कोफिशिएंट की मैं अभी वैल्यू, कोफिशिएंट को मैं नहीं लेके चल रहा हूँ, मैं डायरेक्ट इसको वैल्यू देख रहा हूँ। ठीक है, तो मान लीजिए ये यहाँ पर ए है, लेकिन मैं यहाँ पे के लिखता हूँ, कोफिशिएंट में एक के रहा होगा, कुछ भी रहा होगा, और ये तुम्हारा जो वैल्यू रहा होगा वो साइन के पावर 4 रहा होगा। तभी तो जब क्यूब करोगे, और ये भी देखो ना वैल्यू, ये क्यूब रहा होगा इस तरीके से, तभी तो क्यूब करोगे तो ये 12 पावर बनेगा। ठीक है, और ये वैल्यू 1 के बराबर। अब देखो हमें पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू 1 के बराबर होता है। ठीक है, ये मुझे पता है, और यहां से हमें ये भी पता है कि अगर इस पूरे वैल्यू का मैंने अगर क्यूब करा है, मैं इसे दूसरे पेन से दिखाता हूं ताकि तुम्हें कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये देखो, अगर इस पूरे वैल्यू को हमने क्यूब करा है तो वैल्यू 1 के बराबर मिला, इसका मतलब हम क्या बोलेंगे कि साइन स्क्वायर ए प्लस के इंटू साइन के पावर 4a का वैल्यू 1 के बराबर होना चाहिए। बेसिकली मैं यहाँ से कोफिशिएंट निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। समझना, एक बार समझ लो, फिर दिक्कत नहीं होगा। अब देखो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, देखो मैं दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए, रुक जाओ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे, कॉस स्क्वायर ए का जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, साइन के पावर 4a के बराबर। तो यहां से मैं इसको रिप्लेस करता हूँ। देखो यहां से हम क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस के इंटू साइन के पावर 4a को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ कॉस स्क्वायर ए के साथ, बराबर 1 है। ये मुझे आइडिया है। अब देखो यहां से क्या बोलोगे कि के का वैल्यू 1 ही होना चाहिए, तभी ये 1 के बराबर हो पाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर एक बराबर 1 होता है। तो के का वैल्यू क्या मिल गया तुम्हें, 1 हो गया। इसका मतलब पूरी कहानी अभी तक क्या हुई कि अब हमें पता चल चुका है ये जो वैल्यू है तुम्हारा वो किसका क्यूब है। तो तुम्हारा ये वैल्यू बनेगा, वो बनेगा साइन स्क्वायर ए प्लस साइन के पावर 4a का क्यूब बनेगा, बस। और यही वैल्यू तुम्हारा 1 के बराबर आएगा। अब देखो बाकी ये पता चल गया, तो हम कोफिशिएंट लिख सकते हैं। तो यहाँ से वैल्यू क्या बनेगा देखना, एक तो तुम्हारा साइन के पावर 6 से बनेगा, इसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है, मतलब वैल्यू नहीं पूछ रहा है इसके साथ, तो रहने दो इसको। साइन के पावर 4 है, 3 मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ ए लगा हुआ है, इसका मतलब ए का वैल्यू कितना हो गया, 1 के बराबर। अब देखना क्या होगा बाकी, 3ab
तो साइन के पावर देखना जुड़ जाएगा 6 से हो जाएगा, और फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे a प्लस बी के साथ, देखना ये हो जाएगा 4a। अब देखना मल्टीप्लाई करना, इसको अलग अलग करना, तो ये बनेगा +3 साइन के पावर 8a +3 साइन के पावर 10a, और वही तुम्हें यहाँ पे लिखा हुआ है। तो b का वैल्यू कितना बोलोगे 3, c का वैल्यू बोलोगे 3, और जब a प्लस बी प्लस सी करोगे तो ये वैल्यू मिल जाएगा तुम्हें 7 के बराबर। तो ये इसको करने का तरीका होगा, लेकिन इतना हमेशा बार बार ये सब करने की जरूरत नहीं होना चाहिए। अगली बार से तुम क्या देखोगे, अगली बार सीधे क्या ध्यान में रखना है कि अगर ये वैल्यूज 1 के बराबर हुई, अगर ये वैल्यू 1 के बराबर हुआ और किसी चीज का ये क्यूब है, ये दो बात तुम ध्यान दे दोगे, तो उसके बाद क्या बोलना है कि अगर ये क्यूब हुआ है 1 के बराबर है, इसका मतलब इस वाले जो वैल्यू है, जो भी k का वैल्यू है, जो हमारा दो टर्म्स है, मैं a प्लस बी लिख देता हूं ताकि तुम्हें क्लैरिटी ना रहे। अगर ये a प्लस बी का टर्म्स है और इसका क्यूब करने पे 1 मिला है, इसका मतलब a प्लस बी का वैल्यू 1 के बराबर है, और a प्लस बी का वैल्यू अगर 1 के बराबर है, उसमें से अगर एक टर्म तुम्हें यहां से साफ साफ दिख रहा है साइन स्क्वायर a है, तो दूसरा वाला टर्म ऑब्वियसली वो कॉस स्क्वायर a के बराबर ही होगा। कॉस स्क्वायर a का मतलब यहाँ से साइन के पावर 4a यहाँ मिलेगा तुम्हें, क्योंकि यहाँ पे तो 12 है ना, तो यहाँ पे तुम लिखोगे साइन के पावर 4a, और ये कुछ तुम्हारा कोफिशिएंट रहेगा, तो ऑब्वियसली इसका जो वैल्यू बन के आएगा वो तुम्हारा 1 के बराबर ही होना चाहिए, ताकि हम इसको रिप्लेस कर सकें कॉस स्क्वायर a के साथ, और तुम्हारा फाइनली जो बने वो साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a का ही वैल्यू बने, ताकि क्यूब करें हम इसको तो भी वैल्यू 1 के बराबर ही मिले। तो अगली बार से क्या ध्यान देना है कि अगर वो वैल्यू तुम्हारा ये पूरा वैल्यू, मैं दिखाता हूं, अगली बार से अगर ये पूरा वैल्यू 1 के बराबर तुम्हें दिख जाए, और ये तुम्हें साफ साफ दिख रहा है कि एक टर्म अगर साइन स्क्वायर a का है, तो दूसरा टर्म ऑब्वियसली तुम्हारा 1 बनाने वाला ही होगा। यहाँ पे जो भी आएगा वो तुम्हारा उसका कोफिशिएंट एक ही हो सकता है, एक के अलावा कोई भी कोफिशिएंट नहीं रहेगा। अगर यहाँ 2 3 इस तरीके का कोई कोफिशिएंट रहेगा ना, तो वो कभी वैल्यूज 1 के बराबर नहीं हो पाएगा। तो अगली बार से सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि जब भी बनेगा तो वो कोफिशिएंट एक ही होगा। तो अगर ये वाला कोफिशिएंट एक ही है, तो हमारा ये वाला कोफिशिएंट ऑब्वियसली 3 बनेगा, और ये वाला कोफिशिएंट भी 3 ही बनेगा। और ये कर सकता है कि मान लीजिए कल को तुमको यहाँ पे डी दे सकता है, तो यहाँ पे तुम्हारा एक वैल्यू और बन जाएगा, और अगर ए बी सी डी को ऐड कराएगा तो तुम्हारा वैल्यू 8 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हमेशा ध्यान में रखना। बस सिंपल सी चीज है, अगर एक दो बार और देख लोगे तो याद हो जाएंगे चीजें, फिर आसानी से ज्यादा समय नहीं लगेगा करने में। देखो ट्रीगो के जब बहुत सारे सवाल जो है ना वो प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं, रिपीटेड वाले ही, इसलिए ट्रीगो पे हमेशा थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान देना चाहिए होता है। चलो मैं मूव करता हूँ आगे, 42 नंबर देखते हैं। देखो 42 में क्या बोल रहा है, अ मैन गोज फ्रॉम प्लेस ए टू बी स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न एट अ स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर, देन द एवरेज स्पीड ऑफ होल जर्नी। देखो सिंपल सी बात है, मैं हिंदी कर देता हूँ। बोल रहा है कि एक आदमी है जो 12 की रफ्तार से पहले जाता है, फिर वो जहां तक जाता है फिर उसी रिटर्न होता है, सेम डिस्टेंस रिटर्न होता है, और स्पीड इस बार 18 किलोमीटर पर आवर से आता है। तो पूछ रहा है कि एवरेज स्पीड क्या है पूरी जर्नी का। देखो ऐसे सिचुएशन में सबसे आसान क्या होता है कि हम इन दोनों स्पीड के एलसीएम ले लो, डिस्टेंस को मान लो। जैसे 12-18 है तो 36 में ले लेता हूँ डिस्टेंस, तो 36 किलोमीटर को कवर करने में यहाँ लगे हुए 3 आवर्स, यहाँ लगे हैं 2 आवर्स, यानी तुम्हारा 36 किलोमीटर गया और 36 किलोमीटर आया, यानी टोटल जर्नी हो गया तुम्हारा डिस्टेंस 72 किलोमीटर, टाइम लग गया 3 आवर और 2 5 आवर, यानी तुम्हारा एवरेज स्पीड आ गया 14.4 आवर, 4 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया तुम्हारा एवरेज स्पीड। कौन सा है, ये हो गया तुम्हारा आंसर। ठीक है, तो ये इसको करने का पहला तरीका हो गया, बहुत ही आसानी से हो जाता है। एलसीएम ले लो जो तुमको दिख रहा है, दोनों स्पीड जिससे कटेंगे वैसा वाला एलसीएम ले लो, या इन दोनों का ही एलसीएम ले लो जो इसको बोलो, या फिर कॉमन मल्टीपल ले लो जो कि क्विकली तुमसे कट जाए और जो डिविजिबल हो जाए बस। वरना फिर एक उपाय और है, ऐसे ले लो 12-18 ले लो, एलिगेशन लगा देते हैं। अब देखो ये स्पीड है, ठीक है, इसको मैं बोलूंगा S1 और ये S2। अब अगर सेम डिस्टेंस को कवर करा है तो स्पीड का रेशियो अगर 2:3 है, तो टाइम का जो रेशियो रहा होगा वो 3:2 चला है। तो अब हम क्या बोलेंगे कि एक मेरे पास स्पीड है 12 किलोमीटर पर आवर जिसको हमने चलाया 3 यूनिट, और एक स्पीड है हमारे पास 18 किलोमीटर पर आवर जिसको हमने चलाया 2 यूनिट। अगर मैं इन दोनों में अगर मैं लगा देता हूँ वेटेड एवरेज, तो तुम्हारा आंसर निकल आएगा। देखो यहाँ से क्या बोलोगे 36, यहाँ से बोलोगे 36, डिवाइड करोगे 5 से, ये तुम्हारा 14.4 आंसर हो गया। Rabi buys salt at 16 per kg and sells it at 18 per kg. He also uses the weight of 900 gram instead of 1000 gram. What is the Rabi actual profit? तो सिंपल सी बात है, प्रॉफिट को हम क्या करते हैं, सक्सेसिव रखते हैं या फिर फ्रैक्शन में लेके चल सकते हैं। क्या करोगे, 16 पे खरीदा था 18 पे बेच रहा है, यानी 2 का फायदा हुआ 16 के ऊपर, यानी 1/8 का फायदा हुआ। इसका मतलब क्या बोलोगे, 9/8 से मल्टीप्लाई करोगे। फिर क्या है, यूजेस वेट ऑफ 900 ग्राम, यानी
100 ग्राम का फायदा हो रहा है, 900 ग्राम के ऊपर प्रॉफिट हो गया 1/9 का, इसका मतलब क्या लिखोगे 10/9, बस कैलकुलेट करो इसको। ये हो गया 5, ये हो गया 4, कोई चीज 1 था, अब ये 5/4 हो गया, इसका मतलब 1/4 का प्रॉफिट हो गया, इसका मतलब 25% का प्रॉफिट हो गया। ये हो गया तुम्हारा आंसर। ठीक है, आसान सा सवाल है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो 44 क्या बोल रहा है। शॉपकीपर क्लेम्स टू सेल हिज आर्टिकल एट 20 per kg which cost him 23 per kg, but while selling he uses a false weight and gives only 800 ग्राम instead of 1 kg। क्या बोलोगे, यहाँ से 25% का यहाँ से प्रॉफिट मिल रहा है और यहाँ से इसको लॉस हो रहा है, कितना का लॉस हो रहा है, तो 3 का लॉस हो रहा है 23 के ऊपर। इसका मतलब ये वैल्यू कितना हो गया 20/23, बस इसको कैलकुलेट कर देते हैं, जो कि 25/23 यानी 2/23 का प्रॉफिट हो रहा है। 2/23 का मतलब 200 परसेंटेज के टर्म्स में अगर इसको लिखना है तो 23 से डिवाइड करो, 8 टर्म्स जाओगे, 8 टर्म्स जाने तो हो जाएगा तुम्हारा 184 यानी 16/23, ये हो गया तुम्हारा परसेंटेज। कौन है, ये हो गया तुम्हारा आंसर। ठीक है, आसान सा वाला डिजॉनेस्ट सेलर वाला केस है, इजी है, अगर फ्रैक्शन लेकर चलोगे इस तरीके से तो बहुत आसानी से निकल जाएंगे। चलो मैं मूव करता हूँ, 45 देखते हैं क्या बोल रहा है। देखो बोल रहा है सिंप्लीफाई करने के लिए cos 36 माइनस ए इंटू कॉस 36 प्लस ए प्लस cos 54 माइनस ए इंटू कॉस 54 प्लस ए। देखो तो इसके लिए तुम्हें एक पता होना चाहिए फॉर्मूला, वो क्या होता है, ये होता है तुम्हारा, मैं लिख देता हूँ cos a प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, इसका जो वैल्यू बनता है वो बनता है तुम्हारा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b के बराबर। बस ये इस सवाल को करने के लिए इतना तुम्हें मालूम होना चाहिए। अगर नहीं मालूम है तो ऊपर भी cos a प्लस बी का फॉर्मूला का इस्तेमाल करके निकल जाएगा, लेकिन उसमें वक्त बहुत ज्यादा लग जाएगा। तो इस सवाल को अगर क्विकली करना है एग्जाम में तो तुम्हें ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, cos a प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी बराबर क्या होता है, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। चलो इसी को लगाते हैं हम यहाँ पे, तो देखना ये प्लस वाला को पहले इधर लिख लेना अच्छे से, तो ये देखना मैं लगा रहा हूँ इसमें, तो ये हो जाएगा तुम्हारा cos स्क्वायर 36 माइनस साइन स्क्वायर ए। सिमिलरली इस फॉर्मूला को मैं यहां लगा रहा हूं, तो ये वैल्यू देखना कितना बन जाएगा, cos स्क्वायर 54 माइनस साइन स्क्वायर ए। देखो क्या बन रहा है, cos स्क्वायर 54 और cos स्क्वायर 36, इसको तुम ये जब जोड़ोगे तो ये 1 के बराबर मिलेगा, क्यों, क्योंकि cos स्क्वायर 54 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 36 के बराबर। अब यहां से क्या बोलोगे, साइन स्क्वायर cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, दोनों को जोड़ोगे तो 1 के बराबर मिलता है, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए यहां से मुझे मिल रहा है। अब देखो ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, अभी cos 2 थीटा का फॉर्मूला हमने कई बार इस्तेमाल कर लिया है इस वीडियो में ही, 50 सवाल में ही बहुत सारे सवाल cos 2 थीटा पे बन रहे हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं cos 2 थीटा यानी cos 2 a के बराबर। ये हो गया तुम्हारा आंसर। ये इसको करने का हो गया पहला तरीका, और जो कि आई थिंक ये बेस्ट तरीका है इसको करने का, वरना किसी भी और तरीके से इसमें ज्यादा समय लगेगा। अब देखो अगर वैल्यू पुट करना चाहते हो तो वो भी हो जाएगा, लेकिन आई थिंक उसमें पूरे ऑप्शंस नहीं जाएंगे तुम्हारे। देखो अगर वैल्यू पुट करना चाहते हो, मैंने मान लिया कि एक वैल्यू अगर तुम 0 के बराबर रखना चाहते हो यहाँ पे, ठीक है, a के बराबर अगर 0 रखोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से देखना cos 36 मिलेगा, और यहाँ से भी cos 36 मिलेगा, तो cos स्क्वायर 36 बोल लो, प्लस यहाँ से देखो क्या मिल जाएगा, cos स्क्वायर 54। अभी इन दोनों को ऐड करोगे तो 1 के बराबर तो मिलेगा, तो a बराबर 0 रखने पे देखो कहाँ 1 मिल रहा है, cos a बराबर 0 रखोगे तो यहाँ 1 मिलेगा, ये तुम्हारा आंसर पॉसिबल है, होल्ड करना पड़ेगा। यहाँ 0 रखोगे तो 0 मिलेगा, ये गलत हो गया, यानी साइन वाले गलत हो गए, लेकिन कॉस वाला दोनों में से कोई भी हो सकता है, तो तुम 100% मार्क नहीं कर पाओगे। अगर समय कम है तो मार्क के भाग सकते हो, अगर ये फॉर्मूला नहीं पता था तब, ठीक है, वरना अगर फॉर्मूला पता है तो आई थिंक बेस्ट वे उसका वही करने का है। ये फॉर्मूला याद रख लेना, क्या होता है cos a प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी का वैल्यू क्या बनता है, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। याद कर लोगे इसको, क्विकली निकल जाएंगे, हो सकता है कल को ये सीजीएल 2020 के प्रीलिम्स में भी आ जाए, तो इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। चलो मैं मूव करता हूँ 46। देखो क्या दिया हुआ, r बराबर 55 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ r इनटू r स्क्वायर प्लस 3r प्लस 3। ये भी देखो प्रीवियस ईयर का ही सवाल है, बेसिकली क्या लिखा हुआ है तुम्हारा, इसको देखना अंदर करना, r क्यूब प्लस 3r स्क्वायर प्लस 3r। अब देखो मैंने अभी कुछ समय पहले ही बोल रहा था मैं कि क्यूब में हमेशा किसी भी चीज के क्यूब में वो 4 टर्म्स आते हैं, ठीक है, 4 टर्म्स आते हैं। अब देखो ये 3 ही टर्म्स है, लेकिन तुम्हें क्यूब तो दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, कुछ माइनस किया गया है इसमें, कितना माइनस किया गया है, ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा तुम्हें कि ये r प्लस 1 का होल क्यूब लिखा हुआ है, और उसमें से एक टर्म जो है तुम्हारा -1 कर दिया गया, जो तुम्हारा 1 का टर्म था उसको माइनस कर दिया। तो बेसिकली ये क्या लिखा हुआ है, इसको मैं लिख सकता हूँ r प्लस 1 का होल क्यूब -1। ये प्रीवियस ईयर का पार्ट है, अगर तुमने किया हुआ है प्रीवियस ईयर तो तुम्हें पता चल जाएगा। चलो तो अब देखते हैं इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो r प्लस 1 का होल क्यूब -1 है, इसका मतलब 56 का होल क्यूब -1 तुम्हें आंसर देगा। देखो 56 का जब क्यूब करोगे तो 6 बनेगा, क्योंकि 6 का जब भी हम क्यूब करते हैं तो वो लास्ट का यूनिट डिजिट 6 ही आता है,
तो 6 में से 1 करोगे तो 5 तो यूनिट डिजिट में आने वाला है, तो 2 ऑप्शन तुम्हारे हो गए कैंसिल। अब देखो 2 ऑप्शन में हम मार्क नहीं कर पाएंगे, तो अब देखो इसमें पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है कि मुझे 56 का क्यूब करना है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि देखो यहाँ पे जिसका भी ये पेपर है, उसने जब बनाया है तो देखो इसने ऑप्शन मार्क करे हैं 2, और मैं ये देख के शॉक्ड रह गया कि यार 56 का सिर्फ क्यूब है और तुम इसको भी एग्जाम में नहीं कर पा रहे हो। दैट सेम बिकॉज आप ग्रेजुएट हो और 56 का क्यूब में से -1 करके भी आप आंसर नहीं लगा पा रहे हो, इतना ज्यादा खुद पे प्रेशर डाल देते हो, तो ये गलत बात है। ठीक है, क्वेश्चन में जैसा रिक्वायरमेंट होगा हम वैसा करेंगे। क्यों हम 56 का क्यूब नहीं कर सकते? हम आसानी से कर सकते हैं। अब देखो ये हड़बड़ी में ऑप्शन 2 लगा के चला गया 5 यूनिट, ये 2 देखा होगा, उसके बाद किसी एक को मार करके तुक्का मार के चला गया, ये बिल्कुल गलत बात है। थोड़ा सा पेशेंस रखो, 56 का क्यूब ही है ना, हम कर लेंगे। कैसे करेंगे? इसको पहले हम स्क्वायर कर लेते हैं। 56 का स्क्वायर क्या होता है ये तुम्हें पता होना चाहिए निकालने का तरीका। 36 हो गया और 31 आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, ये कैसे होता है? तो 50 से जितना प्लस है तो ये 6 प्लस है, 6 का मैंने स्क्वायर किया, उसके बाद ये +6 ज्यादा था तो 25 में +6 ऐड किया। अभी अगर नहीं पता है तो ये अलग टॉपिक है, कभी हम इस पे बात करेंगे। ठीक है, वरना अगर पता है तो तुम यहां तक 3136 तक तुम आसानी से पहुंच सकते थे। फिर इसके बाद 56 से इसको मल्टीप्लाई करना है, कर देते हैं। देखो 36 इंटू 6 कितना होता है? 216। 16 लिखेंगे, इसका 2 ऊपर हैंड में रहेगा। अब 1 इंटू 6 करोगे, +2 करोगे तो ये 8 मिल जाएगा, और 6 18 हो गया, इतना हो गया। फिर देखो 6 टाइम 36 इंटू 5 करोगे 180 बनता है। 180 यानी 80 तुम्हारा आ जाएगा, 1 तुम्हारा इन हैंड चला गया, 5 और ये 6 हो गया, 3 5 15 हो गया। बस इसको सम कर लेते हैं। 6 1 6 5 1 7 1, और देखो इसमें से -1 करना है तो 17 56 15 आ जाएगा तुम्हारा आंसर। कौन है? 17 56 15, ये हो गया तुम्हारा आंसर। तो अगर सिर्फ क्यूब करना है, 2 मल्टीप्लीकेशन करने हैं, अगर क्यूब तक तुम यहां पहुंच गए हो तो बस तुम्हें 3136 इंटू 56 करना है। और अगर इसमें तुम मिस्टेक कर रहे हो, दैट्स ह्यूज मिस्टेक। आप ऐसा नहीं कर सकते, तुम यहाँ -2.5 ले रहे हो, ये बहुत ही गलत बात है। और देखो इसने करा हुआ, इसलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, और ऐसे बहुत लोगों ने करा होगा। बस ये 56 का क्यूब देखा, वो घबरा गया एग्जाम में। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या ही है यार, एक तो मल्टीप्लीकेशन ही है ना, सिर्फ एक तो मल्टीप्लाई करना है तुम्हें 56 से, इसको बस मल्टीप्लाई ही तो करना, और क्या ही है इसमें, कुछ बहुत बड़ा लॉजिक तो है नहीं। थोड़ा सा पेशेंस रखोगे हो जाएगा। चलो, मैं उम्मीद करता हूँ कुछ सीखने को मिला होगा यहाँ से। चलो 57 देखते हैं। 47 तो बोल रहा है, ग्रुप ऑफ मैन कमिटेड टू कंप्लीटिंग अ टास्क इन 20 days. The work was completed in 40 days because 5 workers did not come for work. Determine the number of men who originally agreed to work. ये हो गया तुम्हारा आंसर। क्यों हो गया इतना जल्दी? क्योंकि देखो यहाँ क्या बोला था कि टास्क जो खत्म करना था ना, वो 20 दिन में खत्म करना था। 20 दिन में टास्क खत्म करना था, लेकिन हुआ कितने में? 40 दिनों में। इसका मतलब क्या हम बोल सकते हैं ना कि जो तुम्हारा नंबर ऑफ वर्कर है वो सीधे आधा आया है काम करने को। क्यों? देखना यहाँ से, ऐसे इसको ऐसे समझो, वर्क बराबर क्या होता है? तुम्हारे नंबर ऑफ मेन लगेंगे, नंबर ऑफ मेन लगेंगे और कुछ तुम्हारा डेज लगेगा। ठीक है, अब दूसरे वाले केस में क्या हुआ है? वर्क तो तुम्हारा सेम ही रहा है, लेकिन तुम्हारा डेज कितना हो गया? डबल हो गया। 2 इंटू नंबर ऑफ डेज करना पड़ा। अब देखो मल्टीप्लीकेशन को सेम रखने के लिए क्या करना पड़ेगा तुम्हें? नंबर ऑफ मेन को तुम्हें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसको 2 से डिवाइड करोगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, वर्क सेम रह जाएगा। तो इसलिए जैसे ही मैंने देखा इसको कि ये 20 से 40 हो गया, मतलब 2 से अगर मल्टीप्लाई करा है इसको, डेज को अगर 2 से मल्टीप्लाई करा है, इसका मतलब वर्कर को क्या करना पड़ेगा? 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। कल को ये क्या करता? 20 दिन की जगह अगर ये 60 दिन में खत्म करता तो हमें नंबर ऑफ वर्कर को 3 से डिवाइड करना पड़ता। तो अगर ये 5 वर्कर होता तो मैं कहता सीधे यहाँ पे कि 15 वर्कर ओरिजिनली लगाए गए थे। ठीक है, कल को ये 20 दिन की बजाय अगर ये 80 दिन में कर रहा होता तो तुमने अगर 4 से मल्टीप्लाई करा है नंबर ऑफ डेज को, तो तुम्हें 4 से डिवाइड करना पड़ेगा नंबर ऑफ वर्कर को। ठीक है, तो उसके इसमें नंबर ऑफ वर्कर 20 हो जाते हैं। तो ये सब छोटे छोटे लॉजिक्स हैं, अगर ध्यान में रखोगे तो क्विकली आंसर निकल जाते हैं। चलो मैं मूव करता हूँ 48 नंबर पे। देखो क्या दिया हुआ? 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, रुक जाओ थोड़ा सा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा -3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 0 दिया हुआ। फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट थीटा। देखो ये इस वाले एक्सप्रेशन को देखना, और यहाँ से तुम्हें मैं 2-3 चीजें, अभी इसका थॉट प्रोसेस क्या होता है इस सवाल का, वो मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ। तो इसमें थॉट प्रोसेस क्या है ना, तुम्हें अभी शुरुआत में देख करके समझ में नहीं आ रहा होगा। पहले तो तुम कोशिश करोगे कि इसको मैं वैल्यू पुट कर लेता हूँ कुछ, और वो आंसर तुम्हारा मिल जाएगा। लेकिन तुम देखो यहाँ कॉट थीटा का वैल्यू पूछ रहा है, और जो जो वैल्यूज हमें याद है 0 30 60 45 90, उसमें से ये तीनों तो नहीं आते। कॉट थीटा का वैल्यू ये तीनों में से तो कोई नहीं होता है। कॉट थीटा का वैल्यू 0 जरूर होता है, वो कितना पे होता है? कॉट 90 पे 0 होता है। कॉट 90 पे वैल्यू 0 के बराबर होता है। लेकिन अगर 0 अगर इसमें रखोगे तो क्या ये वैल्यू बन रहा है? पहले एक बार देख लो।
देखो 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, माइनस ये 0 हो जाएगा, यानी 1 1 बराबर 0, ये तुम्हारा 0 नहीं है। तो इसमें हमें पता चल गया कि थीटा का वैल्यू तो हम कुछ भी नहीं ले सकते, ज्यूम हम नहीं कर सकते हैं, और उससे हमारा सवाल तो नहीं बनने वाला। तो हमारे हमारे पास क्या ऑप्शन है कि जो दिया हुआ है उससे हम बनाने की कोशिश करते हैं, तभी हमारा कुछ उपाय हो सकता है। तो देखो इसको देख करके मुझे कुछ लग रहा है कि 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। पहले तो 3 देखते ही क्या ध्यान में आता है हमें कि 3ab प्लस ए प्लस बी, ये हो सकता है तुम्हारा पहला थॉट प्रोसेस। क्या होना चाहिए कि 3 देखा हमने तो हम ये सोच सकते हैं कि 3ab का टर्म यहां मुझे दिख रहा है, तो हो सकता है a प्लस बी हो, और अगर a प्लस बी का वैल्यू 1 बनेगा तो ये कुछ क्यूब बन जाएगा, क्योंकि क्यूब में ही आता है 3ab इंटू ए प्लस बी। तो देखो हम क्यूब बनाने की कोशिश करते हैं, तो तुम्हें समझ में आएगा कि अगर ये 3ab लिखा हुआ है, 3ab लिखा हुआ है, तो इसके साथ क्या होना चाहिए था, इसके साथ होना चाहिए था 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। मैं थॉट प्रोसेस को लेकर के जा रहा हूं, सवाल तो मैं क्विकली बना सकता हूं, बस ये थॉट प्रोसेस को समझ लो, ये इंपॉर्टेंट है। तो 3ab और क्या बोलोगे, ए प्लस बी होना चाहिए था, इसका मतलब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होना चाहिए था। अब लेकिन मैं क्या बोलूंगा कि अगर ये ए बी, अगर अगर ये ए और बी का वैल्यू है, तो मेरे को जो मेरा दिया हुआ है ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसमें मुझे क्या चाहिए था, एक क्यू प्लस पी क्यू भी चाहिए। तो साइन क्यूब थीटा और प्लस कॉस क्यूब थीटा भी मुझे चाहिए था, तभी मैं बोल पाऊंगा कि हाँ किसी चीज का क्यूब है और ये 3ab लग रहा है। तो देखो यहाँ ना तो साइन क्यूब का टर्म है और ना ही कॉस क्यूब का टर्म है, इसमें देखो कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अगर वन को तोड़ोगे भी तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर में बनेगा। तो इतना मुझे अब मैं क्लियर हो चुका हूं कि ये क्यूब वाला तो टर्म नहीं है। अगर क्यूब वाला होता और अगर ये 3ab लिखा हुआ होता, तो अगर एक क्यूब प्लस बी क्यूब होता, यानी साइन क्यूब और साइन और कॉस क्यूब का टर्म मुझे चाहिए था। तो अब इतना नहीं है, ये सब देखो 2 सेकंड में हो जाते हैं, एक बार प्रोसेस पता होने के बाद ना, अगर तुम्हें थॉट प्रोसेस क्लियर है तो ये 2 सेकंड में हो जाते हैं। ये प्रोसेस करने में बोलना नहीं पड़ता है, इतना सोचना नहीं पड़ता है। तो अभी मैं बोल रहा हूँ तो लग रहा है समय कि अच्छा इतना चेक करने में समय जाएगा, बट वो समय नहीं जाता है, वो थॉट प्रोसेस तुम्हारा 2 सेकंड में क्लियर कर देगा कि अच्छा ये 3ab है, इसका मतलब ए प्लस बी है, ये ए प्लस बी का वैल्यू 1 होना चाहिए था, वो भी नहीं हो रहा है, और एक क्यू प्लस बी क्यू चाहिए, वो भी नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब ये क्यूब तो नहीं है। तो अब यहां से देखो हम क्या सोचेंगे, अब हम स्क्वायर बनाने की तरफ जाएंगे। क्यूब नहीं है तो हम स्क्वायर बनाने की सोचेंगे। अब यहां से देखो स्क्वायर बनाने के लिए तुम्हें क्या चाहिए होता है, तो स्क्वायर में बोलोगे कि यार 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से तो कुछ बात नहीं बनेगा, लेकिन अगर मैं इसको लिख दूं -2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो कुछ उपाय हो सकता है। क्यों? क्योंकि 2ab बन सकता है ये, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 बना के तुम्हें दे देगा। इसका मतलब मैं क्या बोल रहा हूं कि 1 - 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू हम यहां से लिख सकते हैं, और बाकी का जो वैल्यू बच गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, उसको मैं अलग लिख सकता हूं, ये टोटल बराबर हो गया 0। तो मैं थॉट प्रोसेस उम्मीद करता हूं क्लियर रहूंगा कि यहां से क्यूब मैंने बनाने की कोशिश करी, नहीं बना, तो मैं स्क्वायर बनाने की तरफ जा रहा हूं, और स्क्वायर बनाने से मैं मुझे दिखा कि अच्छा -2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिखते हैं तो ये बन सकता है, क्योंकि 1 का वैल्यू जो होता है वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर के थीटा के बराबर भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, चलो तो इसको 1 को हटाओ और मैं यहाँ पे यही रहने देता हूँ। ठीक है, अब देखो हम आगे बढ़ते हैं। अब यहां से क्या बोलोगे कि ये बन गया तुम्हारा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और यहां से देखो साइन थीटा को तुम कॉमन ले सकते हो, तो साइन थीटा को कॉमन ले लो, ये हो गया तुम्हारा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0। अब देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहां से हम कॉमन कर लेते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन अगर ले लिया मैंने, तो ये देखना कितना बच रहा है, यहाँ बच जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ बच जाएगा साइन थीटा। बस हो गया तुम्हारा आंसर। देखो ये 0 के बराबर हो गया। अब यहाँ से देखना कितना मिल जाएगा तुम्हें, ये 0 के बराबर हो गया तुम्हारा, और यहाँ से एक क्या बोल सकते हो 2 साइन थीटा प्लस माइनस कॉस थीटा बराबर 0। यहाँ से क्या बोलोगे 2 साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। अब यहाँ से देखो साइन मैं नीचे लेके जा रहा हूँ, यहाँ से क्या बन जाएगा 2 बराबर कॉट थीटा। यही हो गया तुम्हारा आंसर, यही तो तुमसे पूछ रहा था। तो बताओ कॉट थीटा का वैल्यू क्या हो गया, तो ये हो गया तुम्हारा आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूँ थॉट प्रोसेस समझ में आएगा कि एग्जैक्टली सवालों में सोचना कैसे है। सवाल बनाने में कोई बड़ी बात नहीं है, तुम अभी ये सवाल अगर एक बार देख लियो तो अगली बार बना ही दोगे, लेकिन अगर इसके बाद कल को मॉडिफाई करके ऐसा सवाल पूछ लेता है तो उसका थॉट प्रोसेस क्या रहेगा, वो इंपॉर्टेंट है जानना, तभी तुम सवालों को, नए सवालों को भी अटेम्प्ट कर पाओगे। चलो तो मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। हम आगे बढ़ते हैं 49 नंबर पे। देखो 49 नंबर क्या बोल रहा है, ये एक अच्छा सवाल है, देखो मैं कराता हूँ इसको। तो बोल रहा है वाटर इज फ्लोइंग थ्रू अ सिलेंड्रिकल कैनाल विद एन internal diameter of 7 meter at the speed of 18 km per hour. Find the volume of water flowing through the canal in 30 minutes. तो तुम्हें 30 मिनट में जो सिलेंड्रिकल पाइप है उससे कितना पानी जाएगा,
कितना पानी का वॉल्यूम रहेगा वो तुम्हें फाइंड आउट करना। तो पहले मैं इसको क्विकली सॉल्व कर देता हूँ, उसके बाद जिसको तकलीफ है समझने में उसको मैं इन दोनों फिगर की मदद से समझाऊंगा। चलो मैं क्विकली सॉल्व कर लेता हूँ। देखो क्या पूछ रहा है, वॉल्यूम इधर निकालना है, तो पाई आर स्क्वायर 7/2 हो जाएगा। आर क्या है 7/2, आर स्क्वायर एच चाहिए मुझे। एच के लिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है 18 किलोमीटर पर आवर, 30 मिनट्स में निकालना है, इसका मतलब मीटर है, ये सब मीटर में दिया हुआ तो मैं मीटर में ही लिख रहा हूँ, 9000 मीटर हो जाएगा। देखो क्विकली कैलकुलेट करते हैं इसको। 4 से अगर मैं 7 से 7 ये चला गया, 4 से अगर डिवाइड करूंगा तो 22 से जाऊंगा तो 8800, 2200 और 50, 2250 हो जाएगा तुम्हारा ये। देखो ये 22 है, 22 इंटू 7 यानी 154 इंटू 225 इंटू 10 करना है मुझे। अब देखो मैं एक 5 को और लेके चला जाता हूँ, 77 इंटू 5 को अगर मैं इससे हटाता हूँ तो ये बन जाएगा 45 इंटू 100। बस 77 इंटू 45 करो और डिजिट मैच करो, हो जाएगा तुम्हारा आंसर। देखो 77 इंटू 45 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 पहले 5 से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हो जाएगा तुम्हारा 350 और 35 385, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 308, ये हो गया तुम्हारा 5614 3465, 3465 कौन है, ये हो गया तुम्हारा आंसर। इंटू 100 करोगे तो 00 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया करने का तरीका। अब देखो जिसको जिसको प्रॉब्लम नहीं है वो आगे मूव ऑन कर सकते हो, अगले सवाल देख सकते हो, और जिसको प्रॉब्लम है वो मेरे साथ रहो और समझो कि ये होता कैसे है। तो मैं तुम्हें बताता हूं कि ये एग्जैक्टली होता कैसे है, वॉल्यूम ऑफ वाटर निकलता कैसे है। तो देखो उसके लिए मैंने एक नॉर्मल सिलेंडर का फिगर लिया हुआ है, ठीक है। अब देखो इस वाले फिगर का, किसी भी फिगर का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम कैसे निकल के आता है, तो वॉल्यूम बराबर क्या होता है ना, एरिया इंटू हाइट होता है, एरिया इंटू हाइट होता है। अब देखो इस वाले फिगर की बात करते हैं, ये एक तुम्हारा नॉर्मल सिलेंडर है, ठीक है, नॉर्मल सिलेंडर है। अब देखो इसका ये तुम्हारा ये देखना, ये जो एरिया होता है ये कितना होता है, ये पाई आर स्क्वायर। इस सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब देखो ये है इस सिलेंडर का हाइट, ठीक है, एच। और जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं इसलिए क्या लिखाता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या लिखाता है, देखना वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इसलिए क्या लिखाता है, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एरिया था और उसमें हाइट से अगर मल्टीप्लाई करा इसके हाइट को तो वॉल्यूम मिलता है, इसलिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच के बराबर होता है। तो सिमिलरली अगर ये बात समझ में आई तो अब देखो यहां क्या होता है ना, ये देखो क्या क्वेश्चन में बोल रहा है, अब मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि बेसिकली वॉल्यूम कैसे निकलता है। तुम्हें एरिया चाहिए क्रॉस सेक्शन का, जो तुम्हारा एरिया है ये एरिया चाहिए मुझे, और उसका हाइट चाहिए, तो पूरा वॉल्यूम हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहां देखो क्या बोल रहा है कि वाटर इज फ्लोइंग थ्रू अ सिलेंड्रिकल कैनाल, एक सिलेंड्रिकल कैनाल है जिससे पानी जो है बह रहा है, उसका डायमीटर तुम्हें दिया हुआ 7 मीटर, और स्पीड जो है बहने का, ये स्पीड क्यों दिया हुआ है वो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। तो तुम्हें फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू द कैनाल, तुम्हें जो वाटर है उसका वॉल्यूम कितना होगा कैनाल का, कैनाल से 30 मिनट में जितना पानी बाहर निकलेगा उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। अब देखो अगर मुझे इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है कि कितना पानी निकल के जाएगा 30 मिनट में, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, मेरे को रेडियस मुझे पता है 7/2 मीटर है, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल तुम्हें देता हूं, समझने की इसको कोशिश करना। जैसे मान लेते हैं ये बहुत बड़ा पाइप था, ठीक है, ये बहुत बड़ा पाइप है, और समझो कि पाइप को खत्म होने से पहले, देखो पाइप यहाँ पे लास्ट हो रहा है, ये पाइप का खुला हुआ वाला पार्ट है, खुला हुआ मुंह है जिसको बोलते हो, उससे थोड़ा सा पहले यहां मैं इसको मान लो किसी भी तरीके से इमेजिन कर लो कि किसी तरीके से मैंने उसमें पानी को रोक दिया है, ठीक है। इमेजिन करना कि मैंने किसी तरीके से पानी को रोक दिया है। अब ये सारा पानी यहाँ पर पूरा वाटर है, वाटर है, वाटर है, यहाँ पे आकर के सारा पानी रुका हुआ है। अब मेरे पास मान लीजिए कोई ऐसा रोबोटिक मशीन है जिससे मैं इसको, इस गेट को ऑर्डर दूंगा कि 1 सेकंड के लिए ओपन हो जाओ। तो अब देखना ये 1 सेकंड के लिए ही मैं सिर्फ पानी को ऑन करूंगा, फिर से ये तुम्हारा जो गेट है वो लॉक कर देगा इसको। तो 1 सेकंड में मैं मान लेता हूं यहां से कि ये 5 मीटर पानी आगे मूव कर रहा है, ठीक है। 1 सेकंड में तुम्हारा 7/2 का रेडियस का दिया हुआ ये तुम्हारा सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल पाइप है 7/2 मीटर का जिसका रेडियस है, और 1 सेकंड के लिए मैंने जब इसको ओपन करा तो 5 मीटर पानी जो था तुम्हारा आगे बढ़ गया, ठीक है। पाइप में पानी था और यहां से ये डिस्टेंस 5 मीटर का था, ठीक है। मतलब ऐसे समझो कि पाइप का जो मुंह था उससे 5 मीटर पहले मैंने वहां पे गेट लगा दिया था जिससे कि पानी नहीं जा पा रहा था पाइप से आगे, और जैसे ही मैंने 1 सेकंड के लिए ओपन करा उस गेट को तो 5 मीटर पानी आगे बढ़ गया, ठीक है। अब देखो इस 1 सेकंड में कितना पानी बाहर आया इसका तुम वॉल्यूम बता सकते हो, वो कैसे, अब देखो ये नॉर्मल सिलेंडर की तरह बिहेव करेगा, इसका हाइट तुम ऐसे समझ लो कि ये 5 मीटर हो गया, और इसका रेडियस तुम्हें पता था 7/2 मीटर है। अब देखो 1 सेकंड में कितना बाहर पानी आया वो तुम यहां से बता सकते हो, क्योंकि पानी जो है 5 मीटर मूव किया है 1 सेकंड में, तो 1 सेकंड में कितना पानी का वॉल्यूम बाहर आया वो तुम निकाल सकते हो, वो कैसे, पाई आर स्क्वायर
और इसका एज कितना हो गया 5 मीटर। ठीक है, आप देखो इसको कैलकुलेट कर लो। ये वैल्यू तुम्हारा देखना कितना आ जाएगा, ये 11 यानी 77 × 5/2 मीटर क्यूब, इतना पानी बाहर आया। अब देखो, अब हम जब 1 सेकंड में कितना पानी बाहर आया अगर हम निकाल सकते हैं, तो इसी 1 सेकंड को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तुम्हारा 30 मिनट से, क्योंकि 30 मिनट में कितना पानी आया वही तो मुझे पूछ रहा है। और देखो लकीली जो मैंने 18 किलोमीटर पर आवर का स्पीड जो दिया हुआ है, तो इससे तुम अगर मीटर पर सेकंड में इसको कन्वर्ट करोगे तो ये भी 5 मीटर पर सेकंड ही आता है। तो देखो 5 मीटर पर सेकंड, ये तुम्हारा डेटा भी 5 मीटर पर सेकंड का ही है, जो मैंने लिया एग्जांपल वो भी सही हो गया। तो अब देखो 1 सेकंड में अगर इतना वॉल्यूम पानी बाहर आ रहा पाइप से, तो 30 मिनट में कितना होगा, तो मैं इसको 30 मिनट से मल्टीप्लाई करूंगा। 1 सेकंड में इतना आ रहा है तो 60 सेकंड में इतना आया, और ये 1 मिनट में हो गया, अब इसको 30 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 30 मिनट का हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर लो, देखो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो ये बन जाएगा 30। अब ये देखना 30 का 200 हो गया, यानी 77 इंटू देखना 5, और ये देखना 9 इंटू 100, ये देखो फिर से 77 इंटू 45 हो गया। ठीक है, जैसे हमने कैलकुलेट करा था, ये कितना आया था 350, 70 इंटू 5 करोगे 350 और 35 385, और 77 इंटू 4 करोगे 308, 308 5614, देखो 3465 और 00 और था, तो देखो ये तुम्हारा आंसर हो गया। तो इस बात को समझो कि हुआ एग्जैक्टली क्या, कि 1 सेकंड में कितना वॉल्यूम बाहर आ रहा है पानी का, वो हमने निकाल दिया। तो अब देखो बार बार 1 सेकंड निकालोगे क्या, थोड़ा सा मैच्योरिटी आने के बाद क्या करते हैं लोग, इसको हर बार 1 सेकंड में नहीं निकालने की जरूरत होता है। अब देखो इसी को हम क्या करेंगे, ये तो समझ में आया होगा कि पानी एग्जैक्टली कैलकुलेट कैसे होता है। हमें हाइट नहीं पता होता है, लेकिन पानी 1 सेकंड में कितना मूव कर रहा है वो हमें पता होता है। तो अब देखो यही 1 सेकंड की जगह अब हम क्या करेंगे, जब हमें इतना पता है कि ऐसे कैलकुलेट करना होता है वॉल्यूम पानी का, तो हम क्या करेंगे अगली बार से, वो 1 सेकंड में ना कैलकुलेट करके हम एक आर का ही कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब से क्या लिखोगे, पाई आर स्क्वायर, तो तुम्हारा वही रहेगा। और एच की जगह अब हमें पता है कि एक 1 घंटे में अगर ये 1800 मीटर मूव कर रहा है, मैं मीटर में क्यों चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि ये मीटर में है और तुम्हारा आंसर भी मीटर क्यूब में दिया हुआ है, तो हम इसको मीटर में ही चेंज करेंगे। तो 18 किलोमीटर को सीधे मीटर में बदलो, 1800 मीटर पर आर हो गया, 18,000 हो गया, ये 18,000 हो गया। तो अब देखो 30 मिनट में निकालना था, ये 1 घंटे में जा रहा था, तो मैंने इसको 2 से डिवाइड करा, 9000 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, ये हो गया तुम्हारा आंसर, निकल के आ जाएगा। डिवाइड कर लेना, 7 से 7 चला गया, 2 से 11 हो गया, देखो 77 इंटू 45, 4500, ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे यही तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा कि इसका जो बेस है तुम्हारा वो क्या है, क्रक्स क्या है इस क्वेश्चन का। चलो मैं मूव करता हूँ आगे, 50 नंबर देखते हैं। देखो बोल रहा है ग्रोसर सेल्स राइट एट 10% प्रॉफिट यूजेस वेट्स व्हिच आर 20% लेस देन द मार्केट वेट। देखो 20% -1/5 तोल रहा है, इसका मतलब +1/4 का प्रॉफिट होगा उसको, यानी 5/5, 5/4 हो गया। देखो 10% का प्रॉफिट पे बेच रहा है, यानी 11/10 से इसको मल्टीप्लाई कर रहा है, देखो कितना हो गया 2, यानी 11/8 पे बेच रहा है, इसका मतलब 3/8 का प्रॉफिट, 37.5% का प्रॉफिट। चलो आगे बढ़ते हैं, देखो 51। देखो बोल रहा है faulty weighing machine reads 1 kg when 900 gram is actually weighed on it. The shopkeeper marked the price on his goods by 10%. देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, 1 kg की जगह 900 दे रहा है, यानी 1/9 का प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब 10/9 कर लिया। फिर क्या है, उसको 10% मार्कअप भी लगाया है, तो 11/10 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी ये बेचता कितने पे है, 11/9 पे ये बेच रहा है। देखो 10 से 10 कैसे लोगे, 11/9 पे बेच रहा है। ठीक है, आगे आगे पढ़ते हैं। But unfortunately, he was caught by metrology department, and then they ordered him to repair his weighing machine and gave punishment to sell the goods at 10% discount on the cost price for a month. अब देखो इस बेचारे का उल्टा हो गया, अब इसका जो है ना, इसका मशीन पकड़ा गया कि ये बेईमानी करता है, और इसको क्या किया, इसको मशीन को भी रिपेयर करवा दिया, और इसको अब कॉस्ट प्राइस के 10% के डिस्काउंट पे भी बेच रहा है। मतलब ये दो अलग अलग केस बना दिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ each customer is now paying 20 for 1 kg then before the raid amount they have paid for the same quantity. Okay, देखो इसको मैं मिटा देता हूं ताकि तुम्हें पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। देखो बेसिकली ये दो केस बन जा रहा है यहाँ पे। पहले क्या था, जब उसका मशीन खराब था तो वो 1 kg की जगह 900 ग्राम दे रहा था, यहाँ इसको 1/9 का प्रॉफिट हो जा रहा था, यानी 10/9, और उस पे 10% का मार्कअप भी लगा रहा था, यानी 11/10 से मल्टीप्लाई कर रहा था, यानी पहले ये गुड्स जो है बेच रहा था 11/9 करके। ठीक है, अब क्या हुआ, उसका मशीन भी ठीक करवा दिया गया और उसको बेचना पड़ रहा है 10% का डिस्काउंट दे पे, कॉस्ट प्राइस पे 10% का डिस्काउंट दे करके। इसका मतलब अब वो कितना में बेच रहा है, वो 90% पे ही बेच रहा है, यानी 9/10 पे ही बेच रहा है। ठीक है, मतलब जो उसका सीपी है, सीपी का 9/10 पे ही बेच रहा है। अब क्या कह रहा है, इफ ईच कस्टमर पेइंग 24 1 kg, यानी 9/10 सीपी जो है तुम्हारा, उसका वैल्यू कितना है तुम्हारा
20 दिया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब इसका जो रियल कॉस्ट प्राइस है वो कितना हो गया 200/9, और ये बेच कितना पे रहा था 11/9 करके, यानी 209 को ये 11/9 के साथ मल्टीप्लाई करके, यही तुम्हारा एसपी था पहले वाले केस में। तो पूछ क्या रहा है कि पहले वाला एसपी कितना है, देन बिफोर द रेट अमाउंट दे हैव पेड, हाँ तो एसपी ही पूछ रहा है, निकाल लो इसको, बस मल्टीप्लाई करना है। कितना हो जाएगा देखो मैं क्विकली करता हूँ, ये कितना देखना बन जाएगा 2200 अपॉन कितना हो रहा है 81, 2200 है, देखो कितना टाइम चाहोगे, 2 टाइम चाहोगे, क्योंकि 162 बन जाएगा, 38 और 20 58 बन जाएगा, इन 580 और जाना है तुम्हें, 580 8 बार में जाओगे क्या, नहीं 7 बार जाना पड़ेगा, 560 और 7 567, यानी 13 बच जाएगा, 7 टाइम जा चुके हो तुम, 13 जीरो डालोगे 130, एक टाइम और जाना पड़ेगा, 27.1 कौन है, देखो 28 27.06, यही हो तुम्हारा आंसर हो गया, ठीक है। 130 है, और चाहो तो और जा सकते हो, 130 था, अब एक बार जाओगे 81 जाओगे, मैं एक टाइम से गया हूँ, या देखना 19 और 49 बन रहा है, जीरो आ जाएगा, 6 टाइम और जा सकते हो, तो 16 भी तुम्हारा मैच हो जाएगा, ठीक है। 6 टाइम जाओगे तो 48 486 बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा आंसर 27.16। समझ में आया क्या हो रहा था, पहले क्या था देखो समझ लो एक बार फिर से, पहले क्या था, दुकानदार जो था वो दो तरीके से पैसे कमा रहा था, पहला तो कि वो 100 ग्राम कम तोल रहा था, तो वहां से उसको 1/9 का प्रॉफिट हो जा रहा था, यानी 10/9 हो रहा था सीपी, फिर उसको 10% का मार्कअप भी लगा रहा था, यानी 11/10 कर रहा था, इसका मतलब रियल प्रॉफिट जो उसका हो रहा था 11/9 सीपी को बेच रहा था, मतलब सीपी अगर 1 था तो उसको 11/9 से मल्टीप्लाई करके बेच रहा था। फिर क्या हुआ, मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट को जैसा ही पता चला, उसको उसका रिपेयरिंग करवा दिया, मशीन तुम्हारा वो नॉर्मल पे करने लगा, फिर 10% का डिस्काउंट दिलवा दिया उसको कॉस्ट प्राइस पे, मतलब पनिशमेंट के रूप में, तो उसको 90% पे ही बेचना पड़ा, और उस 90% का वैल्यू तुम्हारा क्या दिया हुआ है 200, ठीक है। यहां से हमने सीपी का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, ये आ गया 2000/9 के बराबर, फिर इसको 11/9 से मल्टीप्लाई कर डाला, तो यही तुम्हारा आंसर निकल के गया। चलो मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा, आगे बढ़ते हैं। देखो क्या बोल रहा है, x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 बराबर 1154 दिया हुआ है, 1154 देखते हैं क्या याद होना चाहिए, 1154 पहले स्क्वायर के आसपास कर दो, ठीक है। तो 1154 देख करके तो मुझे कुछ नहीं याद आ रहा है, लेकिन मुझे 35 का स्क्वायर याद आ रहा है, वो होता है 1225, यानी उससे तो कम होगा, इसका मतलब 34 का स्क्वायर 1156, इसका मतलब ये 34 से रिलेटेड है। अगर ये 34 से रिलेटेड है तो मुझे पता चल गया कि x प्लस 1/x या x माइनस 1/x जो भी निकल के आने वाला है वो 6 से रिलेटेड होने वाला है, तो जब 6 से रिलेटेड होने वाला है तो इसको क्यूब करूंगा, तो 216 माइनस समथिंग या 216 प्लस समथिंग का ही वैल्यू मुझे चाहिए, देख लो 6, यानी या तो वैल्यू 198 हो सकता है, या फिर इसमें 18 जोड़ोगे तो 234 हो सकता है, देखो कौन है, 205 है, 214 185 198, ये हो गया तुम्हारा आंसर। ये कैसे हो गया, इसको चाहो तो मैं नॉर्मली मैं भी कर सकता हूँ, बट ये मेरे को अब एक्सपीरियंस है, आइडिया है, तो हमें समय बर्बाद नहीं करना होता एग्जाम में। ये जैसे ही मुझे पता चला ना कि ये तुम्हारा जो बनेगा तुम्हारा ये 34 का स्क्वायर बनेगा, जब इसमें ऐड करोगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू बनेगा वो तुम्हारा 34 निकल के आ रहा है, तो मैं समझ गया कि तुम्हारा x प्लस 1/x का जो वैल्यू बनेगा वो 6 बनेगा। ये 34 का स्क्वायर देख करके ही, इससे देख करके ही मैं क्या बोलूंगा कि 34 से संबंधित है, इसका मतलब क्या हो रहा होगा 6 का स्क्वायर किया होगा, उसमें प्लस माइनस 2 जो भी हो रहा है, या फिर 38 भी रहता तो हम बोलते हैं 6 से रिलेशन ही रखता है, ठीक है। ऐसे इसको समझदारी से करना होता है। अब देखो इसको नॉर्मली तरीका क्या है, नॉर्मल तरीका यही होगा, पहले निकालो +2 करोगे दोनों तरफ, तो x स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू बन जाएगा तुम्हारा 34, x प्लस 1/x का वैल्यू क्या बन जाएगा 6 बन जाएगा, और क्यूब करोगे x³ प्लस 1/x³ करोगे, ये वैल्यू 216, और माइनस करना पड़ेगा तुम्हें 6 × 3, ये 18 माइनस करोगे तो ये 198 बन जाएगा, ठीक है। आसान सा सवाल है, बहुत बार रिपीटेड सवाल है, ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना होता है इन सवालों पे। चलो मैं मूव करता हूँ। देखो क्या बोल रहा है, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 65% ऑफ द वोटर्स कास्ट देयर वोट्स, आउट ऑफ विच 3% ऑफ द votes were declared invalid. Okay, a candidate got 81,965 votes, which are 65% of the total valid votes. What is the total number of votes enrolled in that election? देखो तो टोटल जो तुम्हारा वोटिंग हुआ, अब देखना मैं मान लेता हूँ कोई n नंबर ले लेता हूँ, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वोट्स n थे। अब देखना इसका 65% जो है वो वोट करता है, ठीक है, n का 65% वोट्स हुआ। अब इसमें बोल रहा है कि 3% वोट्स जो है डिक्लेयर्ड इनवैलिड हो गया। अभी इनवैलिड हो गया इसका मतलब 97% इसका क्या है वैलिड है, 97% वैलिड वोट्स है। अब यहां तक कितना है वैलिड वोट्स, ठीक है, जो वोटिंग हुआ उसका वैलिड वोट्स यहां तक हो गया। अब बोल रहा है कि कैंडिडेट गॉट इतना वोट्स विच आर 65% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स, टोटल वैलिड वोट्स मेरे पास इतना है, और इसका अगर मैं 65% निकाल देता हूं तो यही वैल्यू बोल रहा है 81,965 के बराबर है। बस मैं इसको कैलकुलेट कर दूंगा, इनका वैल्यू आ जाएगा। तो ऐसा करते हैं तीनों मैं 2% का वैल्यू हटा रहा हूं, ठीक है, 2% का वैल्यू हटा रहा हूं, उसके जगह पे मैं 100 × 100 कर दे रहा हूं,
और 1% मैं रहने दे रहा हूं ताकि जब n का 1 का वैल्यू आए, 1 का वैल्यू आए तो वो फिर उसको 100 से मल्टीप्लाई करे तो तुम्हारा वैल्यू पूरा मिल जाए। चलो देखो अब क्या करते हैं, तो देखो डिवाइड करते हैं। देखो 65 है, 5 से 13 से डिविजिबल है, 13 से डिवाइड कर लेते हैं, 5 टाइम्स जाएगा, 13 से इसको डिवाइड करते हैं, 6 टाइम्स जाऊंगा 78, 39 3 टाइम्स जाना पड़ेगा, 0 5 टाइम्स। अब देखो फिर से 63 सौ 5 आ गया, 13 से डिविजिबल है क्या चेक कर लेते हैं पहले इसको। अगर मैं 13 से डिवाइड करूं तो यहाँ बन जाएगा 5, 13 से डिवाइड करूं यहाँ पे 4 टाइम्स 52, 11 110 बन रहा है, 8 टाइम्स जाऊंगा 4 65 बन रहा है, 5 टाइम्स जाना पड़ेगा, ये कैंसिल आउट हो गया। ओके, अब देखो ये 97 इंटू है 5 है और ये 485 है। अब देखो ये 97 इंटू 5 करने पे 485 कैंसिल आउट होगा, क्यों? क्योंकि ये 100 माइनस 3 है, 5 टाइम मल्टीप्लाई करोगे 500 माइनस 15 बन जाएगा। ये देखो हो गया 5, एक 5 से एक और 5 चला गया तुम्हारा, और एक 5 से तुम्हारा ये भी चला गया 20। अब देखो n का 1% का वैल्यू तुम्हारा कितना मिल रहा है, 2000 के बराबर। बस डबल जीरो बैठा दो, n का वैल्यू कितना हो गया, 2 लाख के बराबर। ये हो गया तुम्हारा आंसर। ठीक है, आसान सा सवाल था। क्या करा हमने, जैसे क्वेश्चन बोला वैसे ही बिल्कुल करा। बोला कि क्वेश्चन क्या बोला कि 65% वोटर्स जो है उसने कास्ट करा वोट। मैंने बोला कि टोटल नंबर्स ऑफ वोटर्स n थे, उसका 65% हमने वोट करवाया। फिर क्या बोला कि उसमें से 3% वोट्स को इनवैलिड कर दिया, तो 97 तो बचे ना। तो हमारे पास टोटल वैलिड वोट्स कितने बच गए, 97%। अब क्या बोला कि एक कैंडिडेट को इतना वोट्स मिला है जो कि 65% है टोटल वैलिड वोट्स का, तो इसका 65% हमने निकाल दिया, वही था तुम्हारा टोटल वैलिड वोट्स। उसको कैलकुलेट करा, n का वैल्यू आ गया, ये हो गया तुम्हारा आंसर। तो देखो यही था, 53 क्वेश्चन थे इसमें, और मैं उम्मीद करता हूँ पसंद आए होंगे लेक्चर। और देखो जो प्रीवियस ईयर के सवाल होते हैं ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। कई आपको बहुत अच्छा चांस है कि सीजीएल 22 के जो प्रीलिम्स के पेपर होंगे, तुम्हारे नहीं तो किसी और के पेपर में, या फिर किसी और के पेपर में नहीं तुम्हारे पेपर में ही इसमें से कई सवाल रिपीट हो सकते हैं। और जो कॉन्सेप्ट वाली चीज है, जैसे तुम्हारा फॉल्टी बैलेंस वाला, वो फॉल्टी बैलेंस वाला जो होता है सवाल, इस पे सवाल डेफिनेटली सीजीएल 22 में बनेंगे। फिर देखो मैंने ट्रिगो के सवाल में दिखाया कि बहुत सारे सवाल जो मैंने पहले भी पढ़ा चुके हैं, जो मैंने पहले भी पढ़ाया है, वो सारे डिट्टो सवाल रिपीट हुए हैं, मतलब 2 कॉपी, तो वही कॉपी पेस्ट कर दिए जाते हैं। और जैसे ये वोटर वाले सवाल हो गए, तो इसकी काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि ऐसे सवाल तुम्हें प्रीवियस ईयर वाला ही सवाल तुम्हें देखने को मिल जाए पेपर में। तो इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देख लेना और इस पे काम कर लेना थोड़ा सा। और बाकी अब तैयार करते रहो एग्जामिनेशन में, और मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहूंगा। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।